हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो उसका दूसरा चैप्टर है वो है ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसमिशन प्रणाली। तो इस पूरे चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो सिलेबस पर अगर हम एक नज़र डालें तो आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। 2.1 जो कि क्लच और उसके डिफरेंट टाइप्स के क्लच, उसके फंक्शन के बारे में है। दूसरा जो 2.2 है वो गियर बॉक्स के बारे में है। 2.3 अगर आप देखें तो प्रोपेलर शाफ्ट और रियर एक्सेल के बारे में है। 2.4 अगर आप देखें तो व्हील्स एंड टायर्स के बारे में है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिलेबस जो इस चैप्टर का है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स को सिस्टमेटिक कवर करने का प्रयास किया है। आपका जो काम है कॉपी, नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठना है। जो जो मेन पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि कम से कम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात लिखूं, जो डायग्राम बनाने लायक है 2D का उसको आपको बनाते चलना है और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2.1, 2.2, 2.3 या 2.4 पर जाने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है, फिर उसके कौन कौन से अंग होते हैं जो कि क्लच, गियर बॉक्स, इस तरीके की सारी चीज़ें आती हैं, फिर हम इस पर जाएंगे। तो आइए शुरुआत हम सबसे पहले कर लेते हैं ट्रांसमिशन प्रणाली यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो अगर हम शब्द के अर्थ पर जाएँ तो ट्रांसमिट का अर्थ होता है संचरित करना या संचरित होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ का स्थानांतरित करना। तो ट्रांसमिशन का अर्थ हुआ हिंदी में संचरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को ले जाना। तो ऑटोमोबाइल में आपको पता है कि जो पावर है या शक्ति है वो इंजन से प्राप्त होती है। इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है जनरली, यदि सामान्य डीजल या पेट्रोल वाहन है। तो आप देखिए ऑटोमोबाइल में शक्ति यानी पावर इंजन से प्राप्त होती है, ठीक है। ये शक्ति या पावर वाहन के पहियों तक संचरित यानी कि ट्रांसमिट होती है, तभी पहिए चलते हैं और वाहन आगे बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो वाहन के इंजन और पीछे के पहियों के बीच जुड़े हुए जो विभिन्न घटक होते हैं उसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन प्रणाली। तो वाहन के इंजन और पीछे के पहियों के बीच जुड़े हुए विभिन्न घटकों वाले इकाई को, ये पूरा जो कंबाइंड रूप से जो भी उसमें घटक होते हैं उसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन प्रणाली या पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। जैसे आप इसमें देखिए ये ऑटोमोबाइल का ये पूरा सिस्टम दिखाया गया है। ये आपका इंजन है, यहाँ से पावर जनरेट होगी। ये मान लीजिए पिछले पहिए घुमाने हैं तो यहाँ से देखिए ये ट्रांसमिशन लगा हुआ है, पूरा सिस्टम है। इसमें आपका यहाँ क्लच भी आप देख पा रहे हैं। प्रोपेलर शाफ्ट है जो कि पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ डिफरेंशियल लगा है। ये रियर एक्सल शाफ्ट है, ये घूम रही है तो इसके लगे साथ में पहिए भी घूम रहे हैं और वाहन क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सारे घटक मिला करके, चाहे उसमें आप देखिए इंजन से जो पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं पीछे के पहियों तक, चाहे वो क्लच हो, चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम हो, चाहे वो प्रोपेलर शाफ्ट हो, चाहे डिफरेंशियल हो, चाहे रियर एक्सल शाफ्ट हो, ये सारे कहलाते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी ये ट्रांसमिशन सिस्टम के अंग हैं। आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसमिशन प्रणाली के अंग जो ऊपर हमने देखे हैं, क्या क्या आपने देखा? आपने क्लच देखा कि ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच आता है, इसमें गियर बॉक्स आता है, प्रोपेलर शाफ्ट आती है, यूनिवर्सल जॉइंट्स आते हैं, डिफरेंशियल आता है, रियर एक्सल आता है। और इस तरीके से फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरे वाहन का एक तरीके से ये वो पूरा खींचा गया है खाका। तो यहाँ देखिए इंजन है, मान लीजिए आगे इंजन से पावर जनरेट हुई तो क्लच लगा हुआ है। क्लच का यूज हम सभी करते हैं, आप जानते हैं। गियर बॉक्स लगा है, जिस एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट साइज और डिफरेंट प्रकार के गियर्स लगे होते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट्स, ये देखिए प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट आपने ट्रकों बसों के नीचे देखी होगी, एक शाफ्ट जो घूमती रहती है, नीचे झांक कर कभी देखिएगा, वो प्रोपेलर शाफ्ट है। इसमें 2 जॉइंट्स होते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट जिसको कहते हैं। ये पीछे डिफरेंशियल होता है और ये देखिए रियर एक्सल है, यानी पीछे वाला एक्सल है जो कि पीछे वाले पहियों को घुमाता है। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सिंपल डायग्राम है, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो ये फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव का ये पूरा का पूरा आपको बता रहा है कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आप इसमें देख पा रहे हैं, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, रियर एक्सल, ये सब क्या है, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट्स या घटक हैं।
अब ट्रांसमिशन प्रणाली के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी इंजन में किसी भी वाहन में या ऑटोमोबाइल में इंजन से जो शक्ति या पावर उत्पन्न होती है उसको पीछे के पहियों में भेजा जाता है या आगे के पहियों में भेजा जाना है या चारों पहियों को भेजा जाना है, तो उसके आधार पर ट्रांसमिशन प्रणाली जो होती है वो 4 प्रकार की हो सकती है। देखिए इसमें लिखा है वाहन ट्रांसमिशन प्रणाली इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसमिशन प्रणाली के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है देखिए फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, दूसरा है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, तीसरा है फ्रंट इंजन 4 पहिया ड्राइव और चौथा है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो एक एक जाते हैं, बहुत आसान है, इसी में सब लिखा हुआ है। तो पहला देखिए फ्रंट इंजन के बाद आप कॉमा लगा दीजिए रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन का मतलब नाम से पता चल रहा है कि वाहन में जो इंजन होता है वो आगे होता है। जैसे कार आप देखिए कोई भी, तो इंजन कहाँ लगा होता है, आगे आप लगा होता है, बोनट आप खोलते हैं उसमें इंजन होता है। तो फ्रंट इंजन यानी कि इस तरीके के वाहनों में इंजन कहाँ होता है, फ्रंट में यानी सामने होता है। रियर व्हील ड्राइव, लेकिन जो ड्राइव जो पावर मिलती है वो पीछे के पहियों पे पहुंचती है, यानी इंजन आगे लगा है लेकिन इंजन से पावर कहाँ ट्रांसमिट होगी, पीछे के पहियों में, यानी पीछे के पहियों में पावर मिलेगी और पीछे के पहिए जब चलेंगे तो चारों पहिए चलेंगे और वाहन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो RWD रियर व्हील ड्राइव, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली में इंजन आगे की ओर स्थित होता है और शक्ति पीछे के पहियों को भेजी जाती है। वेरी गुड। ये देखिए एक सिस्टम सिंपल सा है। ये देखिए फ्रंट व्हील है, ये फ्रंट इंजन है, ये इंजन रखा है फ्रंट में आगे की तरफ, ये पीछे के पहियों में जिनको पाओगे नीले कलर से दिखाया गया यानी कि रियर व्हील ड्राइव, यानी कि ये प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति कहाँ भेजी जा रही, पावर पीछे के पहियों को। तो ये हम इसको नाम कह दे दिए फ्रंट इंजन, यानी आगे फ्रंट में इंजन है और रियर व्हील ड्राइव पीछे के पहियों को शक्ति ट्रांसमिट की जा रही है या पहुंचाई जा रही है। तो ये सबसे आम प्रकार की कार ट्रांसमिशन प्रणाली है। ये हल्का और कुशल है और अधिकांश परिस्थितियों में अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, ज़्यादातर में यही प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है फ्रंट इंजन, कॉमा लगा दीजिए फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन यानी कि आप इंजन जो होगा आपका फ्रंट में ही होगा जैसे ऊपर हमने पढ़ा, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव जो पावर मिलेगी वो आगे के ही पहियों को मिलना है, ना कि पीछे के पहियों में। तो इस प्रकार की प्रणाली में इंजन आगे की ओर स्थित होता है और शक्ति आगे के पहियों को भेजी जाती है। तो ये देखिए ये बना हुआ है, इंजन आगे स्थित है और शक्ति भी देखिए नीले रंग से ये टायर दिखाए गए, यानी शक्ति भी आगे ही इसमें पारेषित की जा रही है, यानी ये पहिए शक्ति इन्हीं पहियों को घुमा रही है आगे वालों को, पीछे पहियों में कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही, ना कोई शाफ्ट है। आप देखिए तो इसको कहेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर आप देखें तो ये ऊपर जो हमने पढ़ा था रियर व्हील ड्राइव उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली है और खराब मौसम की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन ये रियर व्हील ड्राइव की तुलना में अधिक भारी और कम कुशल है। तीसरा है फ्रंट इंजन 4 पहिया ड्राइव। फ्रंट इंजन के बाद कॉमा लगा दीजिए। फ्रंट इंजन यानी इंजन फ्रंट में होता है, 4 पहिया ड्राइव यानी चारों पहियों में पावर पहुंचती है, आगे वाले दोनों पहियों में और पीछे वाले दोनों पहियों में। तो इस प्रकार की प्रणाली में इंजन आगे की ओर स्थित होता है और शक्ति दोनों यानी आगे और पीछे के पहियों अर्थात चारों पहियों को भेजी जाती है। तो ये देखिए सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आगे इंजन आगे स्थित है, ये डिफरेंशियल ये लगा हुआ है, तो ये देखिए आगे के भी पहियों को देखिए पावर मिल रही है और देखिए ये प्रोपेलर साफ लिखा है, पीछे के पहियों में भी पावर दी जा रही है, यानी चारों पहियों में देखिए एरो का साइन बता रहा है कि इन दोनों पहियों में पीछे के पावर पहुंच रही है और इन आगे के भी दोनों पहियों में पावर पहुंच रही है। डिफरेंशियल आगे भी लगा है, डिफरेंशियल पीछे भी लगा है। तो इसको कहते हैं 4 व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इंजन जो है उसका आगे स्थित है और 4 व्हील ड्राइव यानी वाहन के चारों पहियों को पावर ट्रांसमिट हो रही है इंजन से, तो इसको कहेंगे फ्रंट इंजन 4 व्हील ड्राइव। ये देखिए एक्चुअल एक व्यू यहाँ पर दिया गया है, ये फ्रंट है ये रियर है, सारा चीज़ देखिए यहाँ पर ये इंजन है, इंजन होगा, ये आगे भी डिफरेंशियल लगा है क्योंकि आगे भी पावर ट्रांसमिट हो रही है। डिफरेंशियल क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, टॉपिक है। पीछे भी डिफरेंशियल लगा है, पीछे भी पावर पहुँच रही है, बाकी प्रोपेलर शाफ्ट लगी है, सब चीज़ें इस तरीके से इसमें लगी हुई। तो ये 4 व्हील ड्राइव। तो ये 4 व्हील ड्राइव आप देख पा रहे हैं कि चारों पहिए ड्राइव होंगे तो पावर ज़्यादा मिलेगी, तो ये दोनों के लाभ को जोड़ती है, फ्रंट व्हील ड्राइव को भी और रियर व्हील ड्राइव के जो लाभ होते हैं दोनों को कंबाइन कर देती है, क्योंकि चारों पहिए घूमते हैं, चारों पहियों को पावर मिलती है, हमें कहना चाहिए। तो खराब मौसम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये 4 व्हील ड्राइव जनरली जो मिलिट्री के व्हीकल्स होते हैं या जो पहाड़ों में जैसे गाड़ियाँ चढ़ाना है, रेगिस्तान में चलाना है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब चारों पहियों में पावर ट्रांसमिट भेजी जा रही है, देखिए आगे भी डिफरेंशियल पीछे भी डिफरेंशियल, इतना सारा मैकेनिज्म तो कॉस्टली पड़ता है, महंगा होता है।
अब है रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव। रियर इंजन के बाद कॉमा लगा लीजिए, यानी इंजन पीछे स्थित होता है और पीछे के ही पहिए ड्राइव होते हैं, यानी पावर पीछे के पहियों को दी जाती है। जैसे आपने ऑटो वगैरह देखे होंगे, तो ऑटो में अगर आप देखिए ध्यान से, तो किसी किसी ऑटो में बीच में भी होता है और किसी किसी में पीछे साइड बिल्कुल इंजन लगा होता है, नीचे साइड कई बार ड्राइवर वो उससे रस्सी से स्टार्ट करते हैं और पीछे के ही पहिए घूमते हैं, आगे तो खाली एक पहिया होता है, उसमें तो पावर पहुंचती नहीं है। तो इस प्रकार के जो थ्री व्हीलर जैसे होते हैं, ऑटो वगैरह या टैक्सी आपने इस तरीके की देखी होंगी, उनमें जो है तो इंजन पीछे की ओर स्थित होता है और शक्ति भी पीछे के पहियों को ही भेजी जाती है, तो उसको कहते हैं रियर इंजन कॉमा रियर व्हील ड्राइव। अब ये हो गया, आपने पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ लिया, आपने ट्रांसमिशन सिस्टम के घटक या कंपोनेंट्स पढ़े, उन्हीं घटकों पर अब एक एक करके बात करना है डिटेल में। तो पहला एक महत्वपूर्ण घटक है क्लच। इसके बारे में पूरा फंक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोन क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो क्लच हम सब जान लेते हैं, क्लच हम सभी जानते हैं, बाइक आप सबने चलाई होगी उसमें भी क्लच लगाते हैं। जब हमको गियर बदलना होता है जैसे, तो हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं, दो पहिया वाहनों में भी और फोर व्हीलर या कोई भी वाहन हम चला रहे होते हैं तो क्लच पैडल होता है, उसको हम दबाते हैं, गियर बदलते हैं, एक गियर से 2 3 4 कोई भी गियर बदलना है तो हम करते हैं। तो वो गियर पैडल जब हम दबाते हैं तो क्या होता होगा, जब हम गियर पैडल दबाते हैं तो ड्राइविंग शाफ्ट होती है, यानी इंजन शाफ्ट जिसको कहते हैं, जिसमें पावर आ रही होती है, एक ड्रिवन शाफ्ट होती है, तो दोनों को क्या करता है, अलग कर देता है। हम गियर बदल लेते हैं, फिर से वो दोनों को जोड़ देता है, तो ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट को फिर से घुमाने लगती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्लच क्या है, एक यांत्रिक युक्ति है जो चालक शाफ्ट यानी ड्राइविंग शाफ्ट तथा चालित शाफ्ट यानी ड्रिवन शाफ्ट को जोड़ने और अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्लच एक ऐसा डिवाइस है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज करने का कार्य करता है। शुद्ध हिंदी में कहें तो क्लच एक यांत्रिक युक्ति है जो चालक शाफ्ट यानी ड्राइविंग शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट यानी ड्रिवन शाफ्ट को जोड़ने यानी कि इंगेज और अलग करने यानी डिसएंगेज करने के लिए उपयोग की जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्लच एक यांत्रिक उपकरण है जो इंजन जिसमें ड्राइविंग शाफ्ट जिससे चल रही है और ट्रांसमिशन ड्रिवन शाफ्ट यानी जो शक्ति पहुंच रही है पीछे ट्रांसमिट हो रही है, इसको जोड़ने और अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्लच क्या है, एक यांत्रिक उपकरण है जो इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ने और अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अच्छे क्लच के गुण क्या होने चाहिए, क्वालिटीज ऑफ गुड क्लच, एक आसान जुड़ाव या आसानी से एंगेजमेंट हो, उच्च टॉर्क क्षमता, जो टॉर्क ट्रांसमिशन की क्षमता है वो उच्च होनी चाहिए, टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी अधिक होनी चाहिए, त्वरित विभक्तिकरण, आसानी से डिसएंगेज हो जाए यानी अलग हो जाए, और सतत प्रदर्शन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसका होना चाहिए विभिन्न परिस्थितियों में। ऊष्मा को बाहर निकालना, जब एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होता है तो मान लीजिए जैसे फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है तो उससे ऊष्मा निकलती है, उसको आसानी से बाहर निकाल सके ताकि ओवर हीटिंग ना हो, कॉम्पैक्ट और हल्का हो, अनुकूलन क्षमता हो, अडेप्टेबिलिटी हो यानी विभिन्न अनुप्रयोगों और परिचालन वातावरण के लिए उपयुक्त हो, आसान रख रखाव, उसका मेंटेनेंस आसान होना चाहिए, लागत प्रभावशीलता यानी लागत कम होनी चाहिए, संगतता यानी कॉम्पैटिबिलिटी, विशिष्ट मशीन या मशीनरी आवश्यकताओं में निर्बाध रूप से मेल खाता हो यानी कॉम्पैटिबल होना चाहिए, कम शोर और कंपन हो यानी नॉइज कम हो और वाइब्रेशन कम हो। ये इस तरीके का ये कुछ वांछनीय गुण होते हैं क्लच के। बात कर लेते हैं क्लच के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ क्लच। पहला होता है घर्षण क्लच यानी फ्रिक्शन क्लच और दूसरा होता है गैर घर्षण क्लच यानी नॉन फ्रिक्शन क्लचेस। एक ऐसे क्लच होते हैं जो घर्षण के सिद्धांतों पर यानी घर्षण पदार्थ की एक लेयर इस्तेमाल की जाती है तो उस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और एक होते हैं जो घर्षण पदार्थों का प्रयोग न कर दूसरी युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उनको कहते हैं नॉन फ्रिक्शन यानी कि गैर घर्षण क्लच। तो घर्षण क्लच में आते हैं जैसे सिंगल प्लेट क्लच हो गया, मल्टी प्लेट क्लच हो गया और शंकु क्लच हो गया, इनके बारे में बात कर लेते हैं। गैर घर्षण क्लच में मानी जो घर्षण पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं उनमें आता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हाइड्रोलिक क्लच और विद्युत चुंबकीय क्लच यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो आइए सबसे पहले घर्षण क्लचों की बात कर लेते हैं। घर्षण क्लच नाम से ही पता चल रहा है, घर्षण क्लच दो सतहों के बीच घर्षण के कारण जुड़ते और अलग होते हैं। तो ये घर्षण पदार्थों की लेयर लगी होती है, उसके कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, पावर ट्रांसमिट करने लगते हैं और जब जरूरत होती है क्लच पेडल दबा करके हम इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये घर्षण क्लच क्या करते हैं, दो सतहों के बीच घर्षण के कारण जुड़ते और अलग होते हैं। घर्षण क्लच के प्रकार ऊपर हमने पढ़े थे, सिंगल प्लेट क्लच। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल प्लेट क्लच की, या सिंगल डिस्क क्लच भी हम इसको कहते हैं।
तो इसमें नाम से पता चल रहा है सिंगल प्लेट क्लच, यानी कि जो फ्रिक्शन मटेरियल की एक ही प्लेट इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल प्लेट क्लच। तो ये कौन सा क्लच है? एक प्रकार का ये घर्षण क्लच है जिसमें एक ही सिंगल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखिए ये जो सिंगल घर्षण प्लेट होती है वो फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट यानी दाब प्लेट के बीच में सैंडविच की तरह रखी होती है। जैसे सैंडविच नहीं ब्रेड का बनाते हैं, बीच में खीरा टमाटर रख देते हैं, सैंडविच की तरह बीच में दबा देते हैं, तो वैसे ये फ्लाई व्हील एक तरफ होता है, एक तरफ प्रेशर प्लेट होती है, उसके बीच में ये घर्षण प्लेट होती है, एक ही घर्षण प्लेट होती है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच या सिंगल प्लेट क्लच, इसको सिंपल कहते हैं। तो इसमें फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट यानी दाब प्लेट के बीच एक ही घर्षण प्लेट सैंडविच की तरह रखी होती है। अगर आप पूरा देखें इस तरीके का एक्सप्लोडेड व्यू, तो इसमें देखिए ये एक तरफ फ्लाई व्हील है, ये आप देखिए, ये प्रेशर प्लेट दूसरे साइड है, और ये देखिए बीच में ये क्लच, ये प्लेट ये लगी हुई सिंगल प्लेट क्लच, ये फ्रिक्शन मटेरियल, ये क्लच डिस्क या क्लच प्लेट, उसी को डिस्क भी कहते हैं, सिंगल डिस्क क्लच भी हम इसको कह सकते हैं, चाहे सिंगल प्लेट क्लच, यानी एक वृत्ताकार इसमें प्लेट होती है जिसमें घर्षण मटेरियल लगा होता है। ये आप देखिए येलो येलो सा दिख रहा है, ये घर्षण पदार्थ इसमें लगा होता है। तो फ्लाई व्हील और ये आपने दूसरी तरफ देखा प्रेशर प्लेट, इसके बीच में सैंडविच की तरह एक सिंगल प्लेट लगी होती है, तो क्लच डिस्क या क्लच प्लेट इसको कहते हैं। ये कवर प्लेट है, इसके अंदर सारा सिस्टम ये होता है, और इस तरीके से बाकी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं। तो इसको देखिए क्लच प्लेट देखने पे इस तरीके से होती है, मेरे पास रखी भी है, आप भी आसपास जरूर इसमें देखिएगा, कुछ इस तरह से देखती है। इसमें स्प्रिंग लगी होती हैं, यहाँ पर आप देखिए ये बीच में ये हब है, रिविट्स लगे होते हैं, ये क्लच लाइनिंग यहाँ पर बनाई जाती हैं, लगी होती हैं। आप इसको और देखना चाहें एक्चुअल व्यू तो इस तरीके की देखिए होती है, ये देखिए स्प्रिंग लगी हुई है, ये आपका हब है, और यहाँ पे क्लच लाइनिंग इस तरीके से इसको बनाई जाती है। तो ये इस तरीके से देखने में क्लच प्लेट होती है। तो सिंगल क्लच प्लेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल प्लेट क्लच या सिंगल डिस्क क्लच हम उसको बोलते हैं। ये देखिए ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया चित्र, इसको हम आप देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर मेन आप ध्यान दीजिए क्लच पेडल, जैसे कार में है तो क्लच दबाएंगे, अब बस है ट्रक कोई भी क्लच दबाते हैं, तो ये देखिए लीवर ये लगा हुआ है, तो जैसे ही क्लच दबाएंगे तो सोचिए ये इस तरफ को आएगा, और ये जो साफ्ट है ये ड्रिवन साफ्ट है, इसको पीछे की तरफ खींचेगा, यानी डिसएंगेज कर देगा या अलग कर देगा। जैसे ही आप क्लच प्लेट दबाएंगे ये इसको इस तरीके का सिस्टम, ये लीवर पूरा कनेक्टेड जुड़ा है कि ये ड्रिवन साफ्ट को, ये ड्राइविंग साफ्ट है जिसके साथ में फ्लाई व्हील लगा हुआ है और घूम रहा है तेजी से, और ये देखिए ये आपका ड्रिवन साफ्ट है। तो जैसे ही क्लच प्लेट दबाएंगे, आपने क्लच पैडल दबाया, ये क्या करेगा साफ्ट को पीछे की तरफ खींच लेगा, यानी कि वो बिल्कुल डिसएंगेज हो गया, यानी अलग हो गया। तो अब ये पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही, गियर हम बदल लेंगे उसको, जैसे ही क्लच पैडल छोड़ेंगे फिर से ये आगे की तरफ जाएगा, अपने आप स्प्रिंग देखिए लगी हुई है यहाँ पर, और वो आगे जाएगा, फिर से वो पावर उसको मिलने लगेगी और ड्रिवन साफ्ट घूमने लगेगी। तो ये इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्लच प्लेट ये लगी है, सिंगल क्लच प्लेट विद फ्रिक्शन लाइनिंग, ये देखिए लगी है, ये बीच में आप देख रहे हैं। तो ये किसके किसके बीच में, ये देखिए फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट है दूसरे साइड, उन दोनों के बीच में लगी है। तो ये देखिए पूरा सिस्टम, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी को बना लीजिए। एक साइड ड्राइविंग साफ्ट, इंजन से जो पावर मिल रही है घूम रही है, ये ड्रिवन साफ्ट है आपकी, ये क्लच पैडल से ये लीवर द्वारा इस तरह कनेक्टेड है, और इस तरीके से इसके साथ फ्लाई व्हील लगा है ड्राइविंग साफ्ट के साथ में, बाकी ये स्प्रिंग सिस्टम है, और ये बीच में जो मेन चीज़ है क्लच प्लेट विद फ्रिक्शन लाइनिंग, ये देखिए आपको बीच में दिख रही है। तो बाकी चीज़ें आप इस तरीके से बना लीजिए। एक और चित्र है, अगर ये आसान लगता है तो आप इसको बना लीजिए, वही चीज़ है, थोड़ा अलग अलग तरीके से देखा। ये क्लच पैडल है, दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, ये स्प्रिंग लगा है, ये आपका ड्राइविंग साफ्ट है, और ये इसके साथ में फ्लाई व्हील कनेक्टेड है, ये घूम रहा है तेजी से, इसको घुमा रहा है। जैसे ही गियर बदलना होता है क्लच पैडल को दबाएंगे, ये अपना क्या करेगा, इसको डिसएंगेज कर देगा, अलग कर देगा, पीछे को खींच लेगा, गियर बदलेंगे, फिर छोड़ देंगे क्लच पैडल, फिर आगे चला जाएगा और जुड़ करके फिर से घूमना प्रारंभ कर देगा। तो इस तरीके से ये कार्य करता है सिंगल प्लेट क्लच। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाले हल्के वाहनों में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा आ जाता है मल्टी प्लेट क्लच, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस देखिए नाम से सिंगल प्लेट मतलब एक ही प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, डिस्क का यूज किया जाता है। इसमें मल्टी प्लेट मतलब बहुत सारी डिस्क या क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें नाम से ही पता चल रहा है। तो जब टॉर्क क्षमता बढ़ानी हो, जब बहुत बड़ी मात्रा में टॉर्क ट्रांसमिट करना हो, तो फिर ये मल्टी प्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है, जैसे बड़े वाहनों में। तो इसमें टॉर्क क्षमता बढ़ाने के लिए कई घर्षण प्लेटें उपयोग की जाती हैं। ये देखिए उसी तरीके से सिस्टम होता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आप देखिए। तो ये कई सारी, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए
इनसाइड डिस्क, ये अलग से ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर अंदर लगी, यानी कई सारी प्लेटें या डिस्क का प्रयोग किया जाता है। एक ड्राइविंग शाफ्ट होती है, एक ड्रिवन शाफ्ट होती है, देखिए दूसरी साइड ड्रिवन शाफ्ट है। ये की वगैरह लगी होती हैं, तो दो शाफ्ट होती हैं वही सेम उसी तरह से, बस प्लेट एक सिंगल प्लेट की जगह जब बहुत सारी प्लेटें फ्रिक्शन प्लेट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहने लगते हैं मल्टी प्लेट क्लच। एक इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये वाला है, इसको आप बना सकते हैं। ये देखिए ड्राइविंग शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है, इसके साथ फ्लाई व्हील लगा हुआ था, आपने ऊपर देखा था। ये प्रेशर प्लेट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये इनके बीच में अगर आप देखें तो ये फ्रिक्शन प्लेट्स लगी हुई है। ये देखिए ये लगी है फ्रिक्शन प्लेट 1 2 3 4 5 6, ये फ्रिक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं बहुत सारी। तो ये बहुत सारी फ्रिक्शन प्लेट्स इसमें लगी हुई हैं, इसीलिए इसको मल्टी प्लेट क्लच भी कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच की जगह मल्टी प्लेट क्लच कहना शुरू कर देते हैं। इसमें उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों, भारी ड्यूटी ट्रकों और रेसिंग कारों में ये उपयोग किया जाता है। अब बात आती है शंकु क्लच, कोन क्लच। तो नाम से पता चल रहा है, एक तो ये फ्रिक्शन क्लच के अंतर्गत आता है, तो फ्रिक्शन तो इसमें जो पदार्थ है वो प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन शंकु के आकार की जो डिस्क होती हैं वो शंकु के आकार की बनी होती हैं, यानी शंक्वाकार होती हैं। तो ये शंक्वाकार सतहों और घर्षण पदार्थ का उपयोग करके जुड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं शंकु क्लच या कोन क्लच। तो ये देखिए इस तरीके से एक ये डिस्क होती है, इसके ऊपर देखिए ये लाइनिंग, इसमें फ्रिक्शन पदार्थ को चारों एक लेयर लगी हुई है, ये आप देख पा रहे 3 नंबर पे। फिर ये दूसरा देखिए ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, तो ये आसानी से स्लाइड करके जाता है और घर्षण के कारण जब हमको उसको इंगेज करना होता है तो कर देते हैं, या फिर पीछे की तरफ क्लच पेडल दबाते हैं तो खींच लेता है। तो ये आसानी से इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, ये इसके कोन शेप की वजह से, यानी शंकु के शेप की वजह से। ये देखिए शंक्वाकार ये शेप है, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक शंकु बन जाएगा इस तरीके से, ये देखिए आप, ये इसलिए इसको कहते हैं कोन क्लच या शंकु क्लच। तो ये चित्र आप बना सकते हैं। एक और चित्र ये सिंपल सा, इसमें सारे नाम लिख लीजिए। ये देखिए शंक्वाकार इनकी सतह होती है, इसमें फ्रिक्शन लाइनिंग होती है या फ्रिक्शन पदार्थ की लेयर होती है, और वो इस आधार पे बाकी वही जो ऊपर आपने पढ़ा था उसी तरीके से पैडल, जब आप क्लच पैडल दबाएंगे तो उसी तरीके से वो पीछे खिंच जाएगा, छोड़ देंगे तो वापस जा करके इंगेज हो जाएगा। तो ये शंक्वाकार सतह होती है जिसमें फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, फ्रिक्शन पदार्थ की लेयर होती है, जिसके कारण वो जुड़ता या अलग होता है, तो उसके लिए इसको कहते हैं कोन क्लच। तो इसको आप बना करके चित्र और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल में आसान जुड़ाव के लिए ये उपयोग किया जाता है, स्मूथ इंगेजमेंट के लिए। तो ये घर्षण क्लच में 3 तरीके के क्लच की बात किया, पहला सिंगल प्लेट क्लच, दूसरा मल्टी प्लेट क्लच, तीसरा हमने बात किया कोन क्लच की। अब बात आती है गैर घर्षण क्लच की, यानी नॉन फ्रिक्शन क्लचेस की। तो ऐसे क्लच जो सतहों के बीच घर्षण पर निर्भर किए बिना, इनमें घर्षण पर निर्भर नहीं करते हैं, वो किसी अन्य पद्धति या अन्य टेक्निक का प्रयोग करते हैं और उस आधार पर जुड़ते और अलग होते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन फ्रिक्शन क्लचेस। इनमें पहला उदाहरण है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। सेंट्रीफ्यूगल क्लच नाम से पता चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत का प्रयोग करता है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहा जाता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल का उपयोग करके घूर्णन गति के आधार पर जुड़ता है। अब ये कैसे जुड़ता है इसको आप जरा पहले समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आप इस वाले चित्र को ध्यान से देखिए, ये शूज लगे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अब आप ये मान लीजिए ड्रम है, तो जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो इसमें भार होते हैं, देखिए स्प्रिंग लगी हुई है आपको दिख रही है। तो ये जब बहुत तेज गति से ये घूमता है तो ये क्या होते हैं, उसमें जा करके ये बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ जा करके उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब गति कम होती है तो स्प्रिंग इनको अपनी तरफ खींच लेती है, यानी अपने आप कम हो जाते हैं। जैसे आप किसी धागे में पत्थर बांध के जब तेजी से घुमाते हो, पत्थर बाहर की तरफ जाके तेजी से पूरी परिधि में घूमने लगता है। यही सेम कॉन्सेप्ट फिर इसमें है, यही जाकर के बहुत तेज गति होती है तो जाकर के जुड़ जाते हैं, और जब स्पीड कम होती है तो वैसी हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक, जहां पर हमको ट्रांसमिशन की जरूरत होती है वहां पर ये इस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये देखिए इसमें साफ लिखा है, ये घूर्णन गति द्वारा उत्पन्न बाहरी बल के कारण उच्च गति यानी उच्च आरपीएम पर सक्रिय होता है। जैसे जैसे इंजन की गति बढ़ती है, क्लच के अंदर के भार बाहर की ओर बढ़ते हैं। अंदर जो भार लगे हैं, स्प्रिंग लगी हैं, वो बाहर की तरफ खींचते हैं जब स्पीड बढ़ती है। तो इससे क्लच सक्रिय होता है और संचालित शाफ्ट को शक्ति या पावर संचरित करता है। तो इस तरीके से ये दोनों आप इसको बना लीजिए, एक ड्राइविंग शाफ्ट है, एक तरफ ड्रिवन शाफ्ट बना लीजिए। ये फेराडो लाइनिंग इसमें बनी हुई है, कवर प्लेट है, स्पाइडर इसमें लगा है। इस तरीके से ये मेन इसका आप व्यू देखेंगे तो ये है, स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, ये शूज लगे हुए हैं, और ये जब तेजी से घूमता है तो ये इसको जाकर के बाहर की तरफ इसको खींचता है भार के कारण, और उसके साथ जुड़ जाता है। इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट स्पीड के आधार पर होता है। उपयोग छोटे इंजनों जैसे मोपेड हो गया, लॉन मूवर हो गया इत्यादि में किया जाता है, जहां स्वचालित जुड़ाव यानी ऑटोमेटिक एंगेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो छोटे छोटे इस तरीके के जो ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जहां स्वचालित रूप से जुड़ने और अलग होने की आवश्यकता होती है, वहां पर इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है।
दूसरा होता है इसमें हाइड्रोलिक क्लच। इसमें नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोलिक द्रव दबाव का उपयोग करके ये संचालित होता है और आसानी से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक क्लच। ये आधुनिक वाहनों में बेहतर नियंत्रण और स्थायित्व के लिए ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये उपलब्ध होता है। एक और होता है विद्युत चुंबकीय क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो ऐसा क्लच जो विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल के माध्यम से जुड़ता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच कहते हैं। ये विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जिसमें कुछ ऑटोमेटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम शामिल हैं। तो ये सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की और ये क्लच वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो गियर बॉक्स, इसका फंक्शन, वर्किंग ऑफ स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश, गियर बॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर एंड ओवर ड्राइव, ये सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गियर बॉक्स के नाम से पता चले तो गियर आप जानते हैं, गियर दांतेदार पहिए को बोलते हैं। बॉक्स मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंदर विभिन्न साइज और विभिन्न प्रकार के गियर्स लगे होते हैं, गियरों का अरेंजमेंट होता है, उसको कहते हैं गियर बॉक्स। तो ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर विविध प्रकार के गियर लगे होते हैं जो इंजन से निकलने वाली शक्ति यानी पावर को पहियों तक पहुंचाता है। ये कहलाता है गियर बॉक्स। आपने ऊपर मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से गियर बॉक्स होता है जो पावर ट्रांसमिट करता है। तो इंजन की गति को पहियों की गति के अनुकूल बनाने में मदद करता है जिससे वाहन को विभिन्न परिस्थितियों में चलाना आसान हो जाता है। गियर बॉक्स के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक तो इसमें प्राइमरी शाफ्ट होती है, दूसरी सेकेंडरी शाफ्ट होती है। प्राइमरी शाफ्ट क्या होती है? यह शाफ्ट इंजन से निकलने वाली शक्ति को गियर बॉक्स में ले जाती है। गियर बॉक्स लगा है तो इंजन से शक्ति निकल रही है तो एक शाफ्ट इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक लाएगी और एक जो शाफ्ट दूसरी होनी चाहिए जो गियर बॉक्स से निकलेगी और पहियों तक पावर को ले जाएगी। तो दो शाफ्ट होगी, प्राइमरी शाफ्ट जो इंजन से शक्ति को कहाँ ले जा रहा है? गियर बॉक्स में, और दूसरी जो शाफ्ट है जो गियर बॉक्स की शक्ति को पहियों तक ले जा रहा है वो कहलाएगा सेकेंडरी शाफ्ट। तो यह शाफ्ट गियर बॉक्स से शक्ति को पहियों तक ले जाती है तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी शाफ्ट। गियर बॉक्स में कई गियर होते हैं जो प्राइमरी शाफ्ट और सेकेंडरी शाफ्ट को जोड़ते हैं। गियर का आकार और संख्या गियर बॉक्स के प्रकार पर निर्भर करती है, उस आधार पर इनके साइज और जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। ऑटोमोबाइल में दो मुख्य प्रकार के गियर बॉक्स पाए जाते हैं, एक तो मैनुअल गियर बॉक्स होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए। इस प्रकार के गियर बॉक्स में ड्राइवर को गियर को मैनुअल रूप से बदलना पड़ता है। आप सभी जानते हैं जैसे कार वगैरह हैं, जो पुरानी कारें आ रही थी उनमें आज भी आती हैं, मैनुअल रूप से गियर बदलते हैं, 1 गियर 2 गियर 3 गियर डालते हैं। ट्रैक्टर का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी ऑटोमोबाइल आप ले लीजिए। अब आजकल लेकिन आप जानते हैं कि स्वचालित कार भी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी उनमें आने लगा है, आपको गियर बदलने की। जैसे स्कूटी में जो सिस्टम होता है गियर उसमें नहीं होते हैं, जैसे ही आप एक्सीलेटर जितना लेंगे उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक गियर चेंज होते रहते हैं। स्वचालित रूप से स्कूटी आजकल चलती रहती है, वही सिस्टम आजकल कारों में आने लगा है। आप एक्सीलेटर ले लीजिए, जितना आप स्पीड में चलेंगे उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक गियर उसमें पड़ जाता है। तो हाथ से गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको कहते हैं ऑटोमेटिक यानी स्वचालित गियर बॉक्स। तो इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर स्वचालित रूप से बदलते हैं। अब गियर बॉक्स के ये मेन प्रकार हैं जो सिलेबस में है। 3 प्रकार होते हैं, एक तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है, दूसरा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स होता है, तीसरा होता है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। ये 3 प्रकार के गियर बॉक्स हैं जिनको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। पहला होता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइड माने होता है फिसलना। तो इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के गियर बॉक्स में जो गियर लगे होते हैं वो स्लाइड करके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, यानी गियर स्लाइड करता है और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ता है या अलग होता है गियर बदलने के लिए। तो इससे नाम से ही सबकी चीज क्लियर हो रही है। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में गियर जुड़ाव में एक गियर को दूसरे गियर में फिट करने के लिए या मिलाने के लिए खिसकाना या स्लाइड करना पड़ता है, या खिसकाना शामिल होता है, स्लाइड करना, इसलिए इसको कहते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। यानी गियर स्लाइड करके मैश होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो ऐसा गियर बॉक्स कहलाता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। तो गियर आमतौर पर गैर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, इसका अर्थ है कि अगर ठीक से नहीं लगे तो टकरा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गियर बदलते समय खड़खड़ की आवाज आती है, यानी गियर फंस जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि गियर जब स्लाइड करते हैं तो ठीक से स्लाइड नहीं कर पाते और वो आपस में मैच नहीं हो पाते, तो खड़खड़ाने की आवाज आती है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं अरे गियर फंस गया। बाइक में भी गियर फंस जाता है, आप 4 व्हीलर में भी आप देखेंगे ट्रैक्टर, अगर आपने कभी चलाया हो, चलते देखा हो तो कहते हैं अरे गियर फंस गया, खड़खड़ की एकदम से आवाज आती है। वो इसी वजह से होता है, उसमें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है। तो गियर जब स्लाइड करता है तो ठीक से कई बार मैच नहीं हो पाता है या मेल नहीं खा पाता है, तो खड़खड़ाने की आवाज आती है, यानी जिसको हम कहते हैं गियर फंस गया। तो वही वो क्या होता है, आपस में टकरा जाते हैं।
तो गियर बदलने के लिए ड्राइवर को थोड़े समय के लिए क्लच को हटाना, क्लच वही जो क्लच का अपना काम करता है, क्लच पेडल हम प्रेस करते हैं तो अलग हो जाता है ड्रिवन शाफ्ट ड्राइविंग शाफ्ट से, फिर गियर को बदलते हैं तो वो गियर आपस में स्लाइड करके मैश करते हैं। जैसे 1 नंबर गियर डालना है, 2 नंबर, 3 नंबर, तो वो कैसे काम करता है इसको मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आप इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसको जरा समझिए। ये देखिए, ये गियर है, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये नीचे आप गियर देख रहे हैं। तो जैसे जो गियर बदलना होता है, जैसे हमको कोई गियर डालना है तो ये वाला जो गियर है ये स्लाइड करेगा यानी खिसकेगा और इसके साथ मैच कर पाएगा तो गियर पड़ जाएगा। ये वाला जो तीसरा गियर है यहाँ स्लाइड करके इसके साथ मैच कर जाएगा तो दूसरा गियर पड़ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग हम मिलान कर लेते हैं, स्लाइड करके गियरों को खिसका करके जोड़ देते हैं, उसी हिसाब से हम कहते हैं गियर पड़ गया। तो 1 नंबर का गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर या रिवर्स गियर डालना है तो इस तरीके से गियर हम डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए, अब हम देखते हैं उदाहरण इसका। फर्स्ट गियर मान लीजिए हमको डालना है तो फर्स्ट गियर देखिए, ऊपर वाले ही चित्र में जो चौथा गियर नीचे दिख रहा था वो इस 5वें वाले गियर के साथ स्लाइड किया, आगे गया और मैश कर गया तो देखिए पावर ट्रांसमिट होने लगी, यानी फर्स्ट गियर पड़ गया और वाहन आगे की तरफ चलने लगा। ये देखिए, ये देखिए, ये चौथा अभी यहाँ था, आपको फर्स्ट गियर डालना है तो ये स्लाइड, फर्स्ट गियर जैसे डालेंगे स्लाइड करेगा, आगे जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा और ये चौथा पर 5वें को ये घुमाने लगेगा और यहाँ पर ये शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट घूमने लगेगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो फर्स्ट गियर पड़ गया। अब मान लीजिए सेकंड गियर डालना है तो देखिए सेकंड गियर में क्या हुई, जो तीसरा वाला यहाँ नीचे गियर था वो यहाँ पर आपके बाएं तरफ आया, इधर स्लाइड किया और 6वें के साथ मैच हो गया तो ये दूसरा गियर पड़ गया, सेकंड गियर पावर ट्रांसमिशन। तो सेकंड गियर में गाड़ी चलना शुरू हो गई और ये देखिए पूरा ये सर्किट बन गया, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये पावर आउटपुट यहाँ शाफ्ट में मिलने लगा। अब देखिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। ये देखिए थर्ड गियर डालना है तो ये देखिए, ये जो 1 और ये 6 था ये इसके साथ जाकर के मिल गया, सीधे ये थर्ड गियर में पावर ट्रांसमिट होने लगी, सीधे सीधे ये पावर ट्रांसमिट होना शुरू हुई आउटपुट शाफ्ट में। ये इंजन से पावर मिल रही है, सीधे आउटपुट शाफ्ट में पावर मिलना शुरू हो गई। तो इस तरीके से बदल बदल के चित्र में आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तीनों चित्र को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऊपर का चित्र भी बना लीजिए। सिंपल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा और परीक्षा में भी पूछा जाएगा तो चाहे जैसे बना करके आ जाइए। तो 1-2 चित्र बना करके समझा दीजिए। मैंने तो 3 आपको उदाहरण के लिए समझा दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा के लिए देखिए सीधे 1 और 6 आपस में जुड़ गए और ये देखिए तीसरे गियर में पावर ट्रांसमिशन शुरू हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। आपने ऊपर देखा कि जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है, स्लाइड करने से गियर फंसने का डर रहता है, यानी गियर आपस में टकरा जाते हैं, खड़खड़ाने की आवाज आती है, गियर टूटने का भी डर रहता है। तो ये अब बात आती है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। इसमें क्या होता है, गियर जो है खिसकाने नहीं पड़ते, स्लाइड नहीं करते, गियर पहले से ही मैश रहते हैं, यानी वो सतत मैश में यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं पहले से। नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट मैश मतलब आपस में जोड़ना गियरों का। तो ये गियर कांस्टेंट मतलब सतत रूप से आपस में जुड़े रहते हैं, उनको स्लाइड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कनेक्शन करने के लिए फिर एक क्या होता है, डॉग क्लच यूज होता है। वो जिसके साथ जो गियर पड़ना होता है वो मिल जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और वो पावर ट्रांसमिट उस गियर में होने लगती है। अभी हम चित्र में देखते हैं। तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में ऐसे गियर होते हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं, नाम से पता चल रहा है, लेकिन मुख्य शाफ्ट से नहीं जुड़े होते। तो मुख्य शाफ्ट से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, डॉग क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्य शाफ्ट पर लगे गियर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन एक विशेष गियर के चुने जाने पर डॉग क्लच द्वारा शाफ्ट से जुड़ जाते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे। स्लाइडिंग मैश की तुलना में शिफ्टिंग अधिक सहज होती है। भाई जब गियर स्लाइड नहीं कर रहा है, खड़खड़ की आवाज या फंसने का डर नहीं रहता है, पहले से ही मैश है, तो बहुत स्मूथ तरीके से गियर शिफ्टिंग होती है, क्योंकि गियर पहले से ही जुड़े होते हैं। और सिंक्रोनाइजर का भी इस्तेमाल करके हम सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, यानी बहुत स्मूथ तरीके से, आसान तरीके से हम गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अब आप देखिए, ये देखिए रेड कलर के गियर दिख रहे हैं, ये ऊपर ब्लू कलर के, नीले कलर के, आपस में पहले से ही मैच रहते हैं हमेशा, वो एक दूसरे के साथ, ये तीसरा 8वें के साथ, चौथा 7वें के साथ, ये वाला छठा 5वें के साथ, ये पहले से ही हमेशा जुड़े हैं। अब आप कहेंगे गियर कैसे बदलेंगे, तो ये अब आप ध्यान से देखिए, ये डॉग क्लच इसको कहते हैं। ये देखिए लिखा D1 लिखा है, यहाँ पे ये D2 लिखा है, ये स्लाइडिंग डॉग क्लच। ये डॉग क्लच क्या करता है, स्लाइड होकर के इनके साथ जुड़ जाता है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक गियर पड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो अलग गियर पड़ जाएगा। ये D1 वाला देखिए, इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी। तो अगर ये D1 आप ध्यान से देखिए, D1 वाला यदि ये स्लाइड करके इस गियर के साथ ये फर्स्ट जुड़ जाए तो फर्स्ट गियर पड़ जाएगा, यानी फर्स्ट गियर में गाड़ी चलने लगेगी।
सेकेंड गियर पढ़ना है तो स्लाइडिंग गियर डॉग क्लच D2 जो है वो इसके साथ यदि 8वें नंबर के साथ जुड़ जाएगा, खिसक करके यहाँ आ जाएगा तो सेकेंड गियर पड़ जाएगा। रिवर्स गियर देखिए ये पढ़ने के लिए यहाँ पे ये लिखा है, ये D1 यहाँ इसके साथ मैच हो जाएगा या जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग गियर में काम करता है। तो ये गियर पहले से वे जुड़े रहते हैं, कांस्टेंट मैच में होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स कहते हैं। और जो गियर मिलाने का कार्य होता है जो मुख्य शाफ्ट के साथ, वो डॉग क्लच के द्वारा किया जाता है। तो डॉग क्लच लगे होते हैं, वो जिसके साथ जाकर के जुड़ जाते हैं वो गियर आपका पड़ जाता है। तो जैसे अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं, ये वाला जो चित्र है ये एक्चुअल चित्र है जो कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स को दिखाता है। ये पिक्चर है, ये एक्चुअल में कहीं ये खींची गई है, ये देखिए इसके साथ जुड़े, ये देखिए हमेशा ये जुड़े रहते हैं, इस तरीके से कुछ दिखता है। ये देखिए अब हमने क्या किया, मान लीजिए आपको फर्स्ट गियर में पावर ट्रांसमिट करनी थी, तो देखिए D1 जो कि बीच में था यहाँ, वो 7वें गियर के साथ जुड़ गया, तो ये फर्स्ट गियर आपका पड़ गया। अब ये देखिए, अब मान लीजिए हमको दूसरा गियर डालना है सेकंड गियर में, तो ये D2 जो डॉग क्लच दूसरा था नंबर का, वो 8वें के साथ जुड़ गया, तो सेकंड गियर में गाड़ी चलने लगी। ये बीच में है, देखिए वैसे का वैसे। अब ये देखिए आप एक और उदाहरण ले लीजिए, थर्ड गियर में ये देखिए जो डॉग क्लच D2 था जो इधर, वो 1 नंबर के साथ जब जुड़ गया तो सीधे फर्स्ट गियर में थर्ड गियर में गाड़ी आपकी चलने लगी, तो थर्ड गियर पड़ गया। तो ये डॉग क्लच D1 और D2 ये स्लाइड करके उनके साथ जुड़ते हैं और क्या होता है, गाड़ी चलते गियर बदल जाते हैं और गाड़ी उसी गियर में चलने लगती है। इसमें जो मेन गियर हैं वो हमेशा पहले से ही मिले रहते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स कहते हैं। अब आ जाइए सिंक्रोमैच गियर बॉक्स। तो नाम से पता है सिंक्रोमैच मतलब इसमें सिंक्रोनाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऊपर जो आपने कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स पढ़ा, इसी का और मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि और संशोधित वर्जन। इसमें थोड़ा सा और अच्छी चीज लगाई जाती है, डॉग क्लच की जगह सिंक्रोनाइजर्स का प्रयोग इसमें कर लिया जाता है, और अच्छा स्मूथ और बिल्कुल आसानी से। आजकल जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें इतनी आसानी से पता ही नहीं चलता कि गियर बदल भी रहा है कि नहीं बदल रहा, इतना आसानी से होता है, उसको कहते हैं सिंक्रोमैच गियर बॉक्स। तो ये सिंक्रोमैच गियर बॉक्स सिंक्रोनाइजर को शामिल करके कांस्टेंट मैच सिस्टम में सुधार करता है। ऊपर जो कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स था उसमें और थोड़ा सा सुधार करने के लिए सिंक्रोनाइजर लगा दिया जाता है, तो उसका नाम पड़ जाता है सिंक्रोमैच गियर बॉक्स। तो सिंक्रोनाइजर जुड़ाव से पहले गियर और शाफ्ट की गति का मिलान करते हैं और फिर उनको जोड़ते और अलग करते हैं, जिससे गियर क्लैश को रोका जाता है। तो फिर कहीं से भी कोई किसी तरीके की आवाज और खटपट होने का संभावना वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यह क्लच पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता के बिना स्मूथ और तेज गियर शिफ्ट की अनुमति देता है। बहुत तेजी से और बहुत स्मूथ तरीके से गियर आप शिफ्ट कर सकते हैं। आजकल अधिकांश जो आधुनिक मैनुअल ट्रांसमिशन है वो सिंक्रोमैच सिस्टम का उपयोग करते हैं। कुछ देखने में कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला बीच में येलो कलर देख रहे हैं, ये सिंक्रोनाइजर 1 to 2 सिंक्रोनाइजर लगा है। 3 to 4 सिंक्रोनाइजर देखिए ये लगा है, और इसके बाद 5th गियर के लिए ये 5th गियर सिंक्रोनाइजर ये लगा है। तो ये सिंक्रोनाइजर की सहायता से बहुत स्मूथ तरीके से और बहुत तेजी से हम क्या कर सकते हैं, गियर शिफ्ट कर सकते हैं या गियर को बदल सकते हैं। तो इस चित्र को आप बना सकते हैं। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। ये है देखने में कुछ इस तरीके से, पिक्चोरियल व्यू है यानी फोटोग्राफिक व्यू है, फोटोग्राफ खींची गई है। देखने में कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए गियर मैच पहले से रहते हैं लेकिन सिंक्रोनाइजर भी हम बीच बीच में लगा देते हैं गियर बदलने के लिए। तो अब आप देखिए ये चित्र, इसको आपको बनाना है डायग्राम। बाकी सब चीज़ें वही है, देखिए गियर सब वही उसी तरीके से लगे। ये सिंक्रोनाइजर जैसे डॉग क्लच उसमें D1 D2 लगे थे, उसकी जगह क्या लगे, सिंक्रोनाइजर S1 और इधर लगा है सिंक्रोनाइजर S2। अब ये सिंक्रोनाइजर मिलेंगे, मैच करेंगे, जिसके साथ जुड़ जाएंगे उसी हिसाब से गियर में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको हम आगे करके देखते हैं। S1 को करें खिसकाएंगे, S2 को खिसकाएंगे और गियर बदलेंगे। अभी न्यूट्रल पोजीशन में क्या है, दोनों को स्टेशनरी यानी स्थिर रखा गया है, ना इससे टच में है ना इससे टच में है, ना S2 भी ना इससे टच में ना इसमें। तो न्यूट्रल गियर पड़ा हुआ है। S1 S2 दोनों स्टेशनरी रखे गए यानी स्थिर रखे गए। अब आप ये देखिए फर्स्ट गियर में क्या होगा, सिंक्रोनाइजर S1 था, ये देखिए अपने बाएं तरफ देखिए जाकर के मिल जुड़ेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, फर्स्ट गियर पड़ जाएगा। अब देखिए सेकंड गियर में क्या हो रहा है, सेकंड गियर में ये सिंक्रोनाइजर S2 है, ये दाहिनी तरफ खिसक करके इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको चलाना प्रारंभ कर देगा, तो सेकंड गियर में गाड़ी चलने लगेगी। ये थर्ड गियर अगर आपको डालना है तो सिंक्रोनाइजर S2 ये अपने बाएं तरफ जुड़ करके इसके साथ मिल जाएगा, मेल खा जाएगा और इसको घुमाना शुरू कर देगा, तो ये थर्ड गियर पड़ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स गियर सब इसी तरीके से ये S1 S2 अपना उसी में से व्यवस्था होती है। वो आराम से बहुत स्मूथली और तेजी से हम गियर परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आधुनिक सभी वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है ओवर ड्राइव की। तो नाम से पता नहीं चल रहा, मतलब जैसे ओवर स्पीड, जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं, बहुत
गति किसी चीज़ की तेज कर देना यानी ओवर कर देना, तो ओवर ड्राइव। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट जो लगी होती है उसकी गति को इंजन की गति से अधिक करने के लिए ओवर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट की गति को इंजन की गति से अधिक करने की विधि को ओवर ड्राइव कहा जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओवर ड्राइव एक प्रकार का गियर है जो प्रोपेलर शाफ्ट की गति को इंजन की गति से अधिक कर देता है। तो ये होता क्या है, ओवर ड्राइव एक तरीके का गियरिंग सिस्टम होता है जो प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड को इंजन की स्पीड से भी अधिक कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं ओवर ड्राइव। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये आउटर रिंग गियर होता है, बाहर का एक है रिंग गियर, इसको कहते हैं आउटर रिंग गियर। बीच में एक सेंटर सन गियर होता है, बीच में जैसे सूरज होता है उसके चारों तरफ प्लेनेट्स चक्कर लगाते हैं, वही सिस्टम होता है। तो बीच वाले को कहते हैं सन गियर, और इनको बाहर जो इसके मैस है जो चारों साइड 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो इनको कहते हैं प्लेनेटरी गियर्स। तो सन गियर बीच में हो गया, प्लेनेटरी गियर्स हो गए, और ये आउटर रिंग गियर हो गए। ये इस तरीके का सिस्टम इसमें होता है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, एक लाइन इसमें और लिखी है, ये वाहन की ईंधन दक्षता में सुधार करने में मदद करता है, और देखने में कुछ इस तरीके का होता है जो वाहन में आसानी से फिट कर दिया जाता है। वही उसी तरीके से गियरिंग सिस्टम जो ऊपर दिखाया वो लगा होता है इसमें। तो ओवर ड्राइव के लाभ के यहाँ एक तो इंजन का जीवन काल बढ़ाता है, ईंधन की खपत में कमी आती है, कम कंपन यानी वाइब्रेशन कम करता है, कम शोर यानी नॉइज भी कम हो जाता है, अतिरिक्त गियर अनुपात यानी गियर रेशियो प्राप्त किया जा सकता है, इंजन का घिसाव कम होता है, ओवर ड्राइव यूनिट को जोड़ना आसान है, ला करके आसानी से हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, और आपने पूरा इसमें सिस्टम को इसको समझा तो ये होता है ओवर ड्राइव। यहाँ देखिए ये चीज़ लिखा है, ये एक प्रकार का गियर है जो प्रोपेलर शाफ्ट की गति को इंजन की गति से अधिक करता है। जो गियर इस प्रकार का ये इसमें होता है, सन एंड प्लेनेटरी गियर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आपने देख लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क आप सभी जानते हैं, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है उसी को टॉर्क हम कहते हैं, यानी घूर्णी गति या घूर्णी पावर, जो आघूर्ण जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट, यानी ट्विस्टिंग मतलब मरोड़ घूर्ण जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो ऑटोमोबाइल में टॉर्क कन्वर्टर क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर ट्रांसमिट करता है, या कहना चाहिए टॉर्क ट्रांसमिट करता है। तो टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है। यह प्रत्यक्ष यांत्रिक कनेक्शन के बजाय तरल गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखने में कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप ध्यान से देखें, इसका कट सेक्शन दिखाया गया है इसका टॉर्क कन्वर्टर का। इसमें सुविधाएं क्या होती हैं, एक तो इंजन निष्क्रियता यानी इंजन आइडलिंग, यानी टॉर्क कन्वर्टर वाहन स्थिर होने पर भी इंजन को चालू रखने की अनुमति देता है, जिससे गियर लगाने और चलाने में आसानी होती है। दूसरा टॉर्क गुणन यानी टॉर्क मल्टीप्लिकेशन, टॉर्क कन्वर्टर तरल पदार्थ के माध्यम से इंजन के टॉर्क को बढ़ाता है, जिससे सुचारू त्वरण यानी एक्सीलरेशन में सहायता मिलती है। टॉर्क कन्वर्टर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह इंजन को बंद किए बिना वाहन को रोकने में सक्षम बनाता है, जो फ्लूइड कपलिंग, इसमें फ्लूइड कपलिंग लगी होती है जिसकी वजह से संभव होता है। यह डिजाइन सुचारू ड्राइविंग में योगदान देता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाता है। तो ये आपका हो गया टॉर्क कन्वर्टर। अब बात आती है ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन के विभिन्न प्रकार। तो ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन आप सभी जानते हैं, स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, एक AMT जिसको शॉर्ट में कहते हैं। गाड़ियों का अगर आप देखोगे, कई विज्ञापन भी देखोगे, उसमें लिखा है रहता है AMT, इसमें यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो इसमें स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें देखिए स्वचालित शब्द भी आ रहा है, मैनुअल भी आ रहा है, ट्रांसमिशन। तो ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की विशेषताएं होती हैं उसको हम स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो एक तो हो गया AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा स्वचालित ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन AT, इसको कहते हैं, नाम से पता चल रहा है कि पूर्ण रूप से स्वचालित होता है। तीसरा उसका और एडवांस वर्जन होता है स्वचालित का, सतत परिवर्तनीय ट्रांसमिशन यानी कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, शॉर्ट में कहते हैं CVT। पहला है स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT शॉर्ट में कहते हैं। एक प्रकार का ट्रांसमिशन है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के तत्वों को जोड़ता है। देखिए इसी में लिखा है स्वचालित और मैनुअल दोनों के गुणों को जोड़ता है, इसलिए इसको AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, क्लच पैडल के बिना गियर बदलने की सुविधा के लिए यह एक ऑटोमेटेड क्लच का उपयोग करता है। AMT कुछ हद तक चालक नियंत्रण बनाए रखने हेतु ऑटोमेटिक शिफ्टिंग का आराम प्रदान करते हैं, जिससे सुगम ड्राइविंग का अनुभव मिलता है। अगला होता है स्वचालित ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें हस्त मैनुअल गियर बदलने की जरूरत पड़ती नहीं है, नाम से पता चल रहा है। ऑटोमेटिक स्वचालित ट्रांसमिशन में मैनुअल गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती है।
ये इंजन से ट्रांसमिशन तक शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए एक टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, जो ऊपर पढ़ा था हमने, जिससे वाहन स्वचालित रूप से गियर बदल सकता है। और क्या है, इसमें भारी ट्रैफिक या पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से सुविधाजनक और सुगम ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि ड्राइवरों को मैनुअल रूप से क्लच लगाने या गियर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा जो होता है इसका और एडवांस रूप होता है सतत परिवर्तनीय ट्रांसमिशन, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, सीवीटी कहते हैं। ये एक प्रकार का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो अलग अलग गियर चरणों के बिना गियर अनुपातों की एक निर्बाध श्रृंखला प्रदान करती है, यानी विभिन्न गियर रेशियो ये प्रदान करता है, ये इसकी खास बात होती है और ये ऑटोमेटिक ही होता है। तो पारंपरिक गियर के बजाय सीवीटी इंजन के पावर आउटपुट को अनुकूलित करने के लिए बेल्ट और पुली की एक प्रणाली का उपयोग करता है, यानी बेल्ट और पुली सिस्टम का उपयोग करके लगातार ट्रांसमिशन अनुपात को बदलता है। तो यह बेहतर ईंधन दक्षता और इससे एक सुगम ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि ट्रांसमिशन विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों में समायोजित होता है। संक्षेप में तीनों का यदि हम देखें शॉर्ट में, तो एएमटी मैनुअल और ऑटोमेटिक सुविधाओं को जोड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बिना मैनुअल इनपुट के स्वचालित रूप से गियर बदलता है, और सीवीटी इष्टतम दक्षता और सुगम ड्राइविंग के लिए गियर अनुपातों की एक निरंतर श्रृंखला प्रदान करता है। ये तीनों का सार है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि है आपका 2.3 प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल के बारे में, इसके फंक्शन, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियर एक्सल्स एंड रियर एक्सल ड्राइव्स, ये सब है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट आप सभी ने देखी होगी, बसों के नीचे आप थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो नीचे इस तरीके की एक शाफ्ट होती है जो आपको घूमती हुई दिखती है। कभी भी देखिएगा, किसी ट्रक के नीचे भी देख सकते हैं, दूर से देखेंगे आपकी नज़र पड़ेगी तो भी वो शाफ्ट आपको दिख जाएगी। तो ये जो शाफ्ट होती है, प्रोपेल मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए, मतलब ये शाफ्ट घूमती है, पावर ट्रांसमिट करती है, तो वाहन क्या करता है, आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। तो यही एक शाफ्ट होती है जिसको कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। बसों और आपने ट्रकों के नीचे आसानी से दिख जाती है। जो 4 व्हीलर जैसे कारें वगैरह होती हैं तो उसमें हो सकता है अंदर छुपी रहती है, क्योंकि उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है कम होता है, तो आपको देखने में दिक्कत हो, या हो सकता है ना दिखे, वो अंदर रहती हो। तो इस तरीके से, लेकिन आप बहुत नीचे ध्यान से देखेंगे तो उनमें भी दिख जाएगी, लेकिन ट्रकों बसों में देखना आसान है। देखने में कुछ इस तरीके की होती है। इसमें दोनों सिरों पर आप देखिए तो ज्वाइंट लगे होते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट जिसको हम कहते हैं। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट एक ऐसी युक्ति है जो किसी वाहन के इंजन से शक्ति को पहियों तक पहुंचाती है। आपने देखा यहां से इंजन से पावर इसको मिल रही है, यहाँ देखिए आगे यहाँ पर इंजन लगा हुआ है, फ्रंट में इंजन से पावर मिली, प्रोपेलर शाफ्ट इसको पीछे को ये डिफरेंशियल लगा हुआ है, और इसकी सहायता से ये यहाँ पर ये क्या है, पिछले पहियों को पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोपेलर शाफ्ट एक ऐसी युक्ति है जो वाहन के इंजन से शक्ति को पहियों तक पहुंचाती है। इसे प्रोपेलर शाफ्ट को ड्राइव शाफ्ट भी कहा जाता है, यानी इसी की वजह से व्हीकल आगे बढ़ता है या वाहन आगे चलता है, यानी ड्राइव करता है। यह ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट और डिफरेंशियल इनपुट शाफ्ट के बीच की दूरी को कवर करता है। आपने देखा ना, ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट, ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट, यहाँ से आगे से यहाँ पर ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट है, और ये डिफरेंशियल ये लगा है, तो डिफरेंशियल तक की दूरी को ये कवर करता है। ये देखिए, तो ये ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट और डिफरेंशियल इनपुट शाफ्ट के बीच की दूरी को कवर करता है, जिससे वाहन के पहियों को चलाने के लिए घूर्णन शक्ति यानी टॉर्क के संचरण की अनुमति मिलती है। कंस्ट्रक्शन की इसके में बात देखें तो प्रोपेलर शाफ्ट आमतौर पर एक लंबी मजबूत धातु की छड़ होती है जो 2 सिरों पर कनेक्टर के साथ बना है। कनेक्टर आपने ऊपर देखे ना, यूनिवर्सल जॉइंट जिसको कहते हैं, कनेक्टर मतलब जॉइंट। सिरों में से एक ट्रांसमिशन आउटपुट से जुड़ा होता है, शाफ्ट से ऊपर देखा, और दूसरा डिफरेंशियल इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में 1 या 2 जॉइंट हो सकते हैं जो शाफ्ट को झुकने या घूमने की अनुमति देते हैं। अगर आप प्रोपेलर शाफ्ट को देखेंगे बस या ट्रक के नीचे झांक करके, तो आप देखिएगा कि थोड़ा मुड़ी हुई होती है, एंगल पर टिल्ट होती है, और देखिए उससे पावर ट्रांसमिट होती है। तो झुकने या घूमने की अनुमति देते हैं। जॉइंट जो होता है यूनिवर्सल जॉइंट उसको कहते हैं, वो भी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो उसकी सहायता से यह आसानी से पावर ट्रांसमिट कर सकती है किसी भी एंगल पर। ये देखिए, अब ये बीच का ये मान लीजिए खोखली भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। तो ये आपका ये शाफ्ट है, ये दोनों सिरों पर, एक सिरे पर देखिए यूनिवर्सल जॉइंट ये लगा है, दूसरे सिरे पर यूनिवर्सल जॉइंट ये लगा है, और यहाँ बीच में 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए इसमें एक स्लिप जॉइंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको आप बना सकते हैं, या फिर देखिए एक्चुअल इसका ये है, इस तरीके से दिखती है यूनिवर्सल जॉइंट, एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर, बीच में इनको जोड़ने के लिए स्लिप जॉइंट या अन्य प्रकार के जॉइंट का प्रयोग किया जा सकता है, या स्प्लाइन का प्रयोग किया जा सकता है। ये चित्र आप बना सकते हैं, ये आसान है। यूनिवर्सल जॉइंट एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर, ये बीच में ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट दिख रही है। ये बीच में इसलिए दिख रहा है कि लंबाई कितनी भी हो सकती है, और ये स्लाइडिंग जॉइंट है जिससे हम इसको जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपका
आपका है प्रोपेलर जॉइंट। प्रोपेलर शाफ्ट पदार्थ का बात करें तो ये एलॉय स्टील का जनरली बनाया जाता है, और कहें तो स्प्रिंग स्टील मटेरियल का ये बनता है, ज़्यादातर इसमें स्प्रिंग स्टील मटेरियल का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, या सरल शब्दों में कहें तो एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। अब यूनिवर्सल जॉइंट जो ऊपर देखे आपने, तो वही यूनिवर्सल जॉइंट को शॉर्ट में यू जॉइंट भी कहा जाता है। तो इसे अक्सर यू जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक यांत्रिक जोड़ होता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में तो घूर्णन शाफ्ट को एक कोण पर जोड़ने के लिए किया है। किसी एंगल पर देखिए आपने पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल जॉइंट प्रदान करता है और ये पावर ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। तो ये शाफ्ट के बीच कोणीय असमता को समायोजित करते हुए टॉर्क के संचरण की अनुमति देता है, यानी टॉर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। यूनिवर्सल जॉइंट आमतौर पर वाहनों में ट्रांसमिशन और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच के कनेक्शन में उपयोग किया जाता है। ऊपर आपने देखा जो मैंने अभी आपको बताया। अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, अब इसका शब्दों के अर्थ में जाए तो डिफरेंस माने आप जानते हैं कि होता है अंतर, तो डिफरेंशियल मतलब नाम से पता चल रहा है कुछ अंतर करने वाला है, किसी चीज़ में अंतर करता होगा। तो ये अंतर करता है, मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले पहिए जब गाड़ी जा रही होती है तो टर्न लेती है, मतलब कहीं मुड़ती है किसी मोड़ पर, तो ये पिछले पहियों की गतियों में अंतर करता है, क्योंकि जब वहिया जब गाड़ी टर्न लेती है तो पिछला पहिया जो अंदर साइड का होता है वो कम दूरी तय करता है, और जो बाहर साइड का वो ज़्यादा दूरी तय करता है रेडियस को, तो जिसकी वजह से दोनों की गतियों में अंतर करना जरूरी होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पता चल गया कि पिछले पहियों की गतियों में अंतर करने वाला होता है, इसलिए इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो डिफरेंशियल इस तरीके से होती है। प्रोपेलर शाफ्ट आपने देखी थी, ये डिफरेंशियल लगा है, तो ये डिफरेंशियल पिछले दोनों पहियों के बीच में ये स्थित होता है। ये यहाँ पर, इसको अभी खोल करके भी हम दिखाएंगे, तो खुला हुआ किस तरीके से इसके अंदर गियर का पूरा सिस्टम होता है वो आप उसको देख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल है। एक्चुअल में आप किसी भी वाहन में, ट्रक में, बसों में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो पीछे बड़ा सा इस तरीके से दोनों पहियों के बीच में ये एक्सल के बीच में, आपको रियर एक्सल के बीच में ये लगा दिखाई देगा, बड़ा सा बॉक्स जैसा, वही है डिफरेंशियल। तो आप देखिए वही चीज़ जो मैंने बताई, जब कोई वाहन मुड़ता है तो आंतरिक और बाहरी पहिए अलग अलग दूरी तय करते हैं। ये देखिए ऐसे मुड़ रहा है, ये तो ये वाहन चला आ रहा है, तो अब देखिए आंतरिक पहिए मतलब ये तो कम दूरी तय करना है, ये अंदर वाली जो पहिए हैं, और बाहर वाली, ये बाहर की रेडियस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेंगे। तो अगर दोनों की स्पीड समान होगी, समान गति से चलेंगे दोनों पहिए, इस तरफ वाले भी इस तरफ वाले, तो वाहन के स्किड होने के यानी फिसलने के और पलटने के चांस रहेंगे यदि वाहन बहुत तेज गति से हो। इसलिए जरूरी है कि ये कम दूरी तय करना है तो ये थोड़ा कम स्पीड से घूमे और ये उसी स्पीड से घूमे जिसमें चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर रखेंगे तो ये बहुत आसानी से टर्न ले सकता है व्हीकल, बिना स्किड हुए या बिना पलटे। तो जब कोई वाहन मुड़ता है तो आंतरिक और बाहरी पहिए अलग अलग दूरी तय करते हैं, आपने देखा। देखिए इस तरीके से, फिर कह रहा हूँ, ये ऐसा वाहन जा रहा है तो ये कम दूरी, इधर की रेडियस कम है, इधर की रेडियस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा दूरी तय करेंगे बाहर जो पहिए होंगे। वाहन अगर इस तरीके से ऐसे टर्न ले रहा है तो डिफरेंशियल पहियों की अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। डिफरेंशियल ऊपर अंतर बता दिया कि गति में अंतर कर देता है पहियों की, तो डिफरेंशियल पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। डिफरेंशियल एक ऑटोमोबाइल के ड्राइव ट्रेन में महत्वपूर्ण घटक है। यह ड्राइव पहियों के बीच में स्थित होता है। पीछे देखा ना, दोनों पहियों की ड्राइव पहियों के बीच में स्थित होता है। आगे भी हो सकता है, आपने देखा तो 4 व्हील ड्राइव में भी आगे डिफरेंशियल हो सकता है। जनरली ये पीछे ही होता है जो रियर व्हील ड्राइव सिस्टम होते हैं। तो इसका प्राथमिक कार्य इंजन टॉर्क को पहियों पर समान रूप से वितरित करना होता है, जबकि उन्हें घुमाव के दौरान अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। तो ये जो टॉर्क है वो पहियों पर समान रूप से वितरित करने के साथ साथ क्या करता है, उन पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति प्रदान करता है ताकि वाहन स्किड न होने पाए। तो इसमें ऐसे गियर होते हैं जो ड्राइव शाफ्ट से पहियों तक शक्ति का संचरण करते हैं, जबकि गति में अंतर की अनुमति देते हैं। डिफरेंशियल वाहनों में स्थिरता और गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखिए जो डिफरेंशियल देखा तो उसके अंदर का अगर आप झांक के देखेंगे कट सेक्शन, तो इस तरह से पिनियन गियर देखिए लगे होते हैं। ये पिनियन शाफ्ट है डिफरेंशियल ड्राइव। ये रिंग गियर यहाँ लगा होगा। ये एक्सल शाफ्ट है, ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है जिससे पहिए दोनों साइड के जुड़े होते हैं। डिफरेंशियल केस है, डिफरेंशियल पिनियन गियर है, डिफरेंशियल साइड गियर है। ये एक्सल शाफ्ट, ये तो एक्सेल साहब दोनों साइड ये दिख रहे हैं रेड कलर की। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल में होता है। और अगर आप सरल उसमें जाएं तो इस तरीके से। अब डिफरेंशियल काम कैसे करता है, डिफरेंशियल में मुख्य 3 गियर होते हैं, रिंग गियर, बेवल गियर और पिनियन गियर। ये चित्र आप बना दीजिए, अगर उसमें आ जाए आपके उसमें बनाने के लिए पूछा जाए अगर प्रश्न पत्र में, तो ये चित्र आसान है, इसको आप बना सकते हैं। इस तरीके से ये ड्राइव पिनियन है, देखिए आपका ये रिंग गियर है जो ब्लू कलर का आपका दिख रहा है। एक्सल शाफ्ट है, डिफरेंट केस है, ये इसमें डिफरेंशियल केस है सॉरी, जिसके अंदर ये गियर लगे हुए हैं आपके। तो
तो ये क्या है, ये एक्सल शाफ्ट, डिफरेंट साइड गियर और सन गियर ये देखिए लगा हुआ है, डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट है, ये डिफरेंशियल पिनियर और प्लेनेट गियर है। तो इस तरीके से ये लगे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। रिंग गियर क्या होता है, ये ड्राइव शाफ्ट से जुड़ा होता है और शक्ति प्राप्त करता है। बेवल गियर, ये रिंग गियर के सामने दाएं और बाएं तरफ जो दो बने हैं वो बेवल गियर ये देखिए बने हैं, रिंग गियर के सामने दाएं और बाएं साइड बने, तो ये क्या कहलाते हैं आपके बेवल गियर। और पिनियन गियर, छोटे गियर को ही पिनियन गियर कहते हैं। ये छोटे गियर होते हैं जो बेवल गियर के साथ जुड़ते हैं और पहियों से जुड़े एक्सल शाफ्ट को चलाते हैं। तो इसमें जब वाहन सीधे चलता है तो सभी गियर एक साथ घूमते हैं और पहियों को समान गति प्राप्त होती है। जब वाहन मुड़ता है तो आंतरिक पहिया बाहरी पहियों की तुलना में कम दूरी तय करता है, तो डिफरेंशियल आंतरिक पहिए को धीमी गति से करने की अनुमति देता है, जबकि बाहरी पहियों को उसकी गति पर बनाए रखने की अनुमति देता है। यह बेवल गियर के सापेक्ष बीच की सापेक्ष गति को बदलकर हासिल किया जाता है। तो ये कैसे होता है, बेवल गियर के बीच की सापेक्ष गति को बदल करके उसके पहियों की गतियों में अंतर किया जाता है। अब बात आती है रियर एक्सल। रियर माने होता है पिछला, एक्सल मतलब होता है धुरा जिसको शब्दों में कहते हैं, लेकिन एक्सल शब्द का ही प्रयोग करिए। यही आपने ये शाफ्ट आपने पढ़ी प्रोपेलर शाफ्ट, ये आपने डिफरेंशियल पढ़ा। अब ये देखिए ये आपका रियर, पीछे के ये पहिए आप देख पा रहे हैं जहाँ डिफरेंशियल लगा है, यही ये रियर, इसको रियर एक्सल कहते हैं, जिस पर पिछले के दोनों पहिए लगे होते हैं और घूमते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल में रियर एक्सल एक महत्वपूर्ण घटक है। ये पिछले पहियों को बाकी ड्राइव ट्रेन सिस्टम से जोड़ता है। तो ये वाहन के वजन को सहारा देने और डिफरेंशियल से पहियों तक शक्ति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा कि डिफरेंशियल उनके बीच में लगा हुआ है, वही आपका क्या है, पूरा रियर एक्सल है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वाहन को उसके जो भार है या उसका वजन उसको सहारा देता है और डिफरेंशियल से पहियों तक शक्ति यानी पावर ट्रांसमिट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्सल के प्रकार, एक्सल जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइव एक्सल या उसको हम सॉलिड एक्सल भी कहते हैं। तो लाइव एक्सल सेटअप में दोनों तरफ के पहिए एक ही एक्सल से जुड़े होते हैं, जिसका मतलब जब एक पहिया अगर हिलेगा तो दूसरा भी उसी दिशा में हिलता है। लाइव एक्सल सरल होते हैं और भारी भरकम वाहनों जैसे ट्रकों और ऑफ रोड अनुप्रयोगों उपयोग, वो जनरली आप किसी भी ट्रक या बसों में देखेंगे तो ये सॉलिड एक्सल या लाइव एक्सल ही प्रयोग किए जाते हैं, नहीं एक ही एक्सल में दोनों पहिए जुड़े होते हैं। इसके विपरीत एक और होता है इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र रियर सस्पेंशन, यानी दोनों पहिए अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम से जुड़े होते हैं। एक अगर गड्ढे में धचकी खाएगा तो वही खाली टिल्ट होगा या ऊपर की तरफ हिलेगा, दूसरा वाला स्मूथ निकलेगा। ये इसमें जो हो तो अंतर होता है। तो इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन सेटअप में प्रत्येक पहिया अपने स्वयं के अलग एक्सल से जुड़ा होता है। ये प्रत्येक पहिए को स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर हैंडलिंग, आराम और ट्रैक्शन मिलता है। IRS यानी इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन का उपयोग आमतौर पर यात्री कारों और उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों में किया जाता है, जहां बहुत ज़्यादा कंफर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है एक्सल के प्रकारों की, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाता है सेमी फ्लोटिंग एक्सल यानी अर्ध फ्लोटिंग एक्सल हम कह सकते हैं। ये अर्ध फ्लोटिंग का ये चित्र है, ये मेनली डिपेंड करता है बेरिंगों पर। ये जो बेरिंग आप लगी हुई देख रहे हैं ये इनके आधार पर ये फ्लोटिंग टाइप या सेमी फ्लोटिंग टाइप या क्वार्टर टाइप का ये होता है। तो ये मेन होता है ये इनकी वजह से। तो ये देखिए एक्सल शाफ्ट है, ये रेड कलर से जो कि एक्सल केसिंग है, ये जो बेरिंग्स लगी होती है इनकी वजह से ये डिफरेंट टाइप का बदल जाती है। ये व्हील हब है। तो ये इसमें अगर आप देखें तो सेमी फ्लोटिंग एक्सल सेटअप में एक्सल शाफ्ट वाहन का वजन भी उठाता है और वाहन को चलाने के लिए टॉर्क यानी घूर्णन बल भी पहियों तक पहुंचाता है। ये दोनों तरह के भार वाहन का वजन और चलने के दौरान लगने वाले बगल वाले बल यानी थ्रस्ट फोर्स को भी सहारा देता है। आधा फ्लोटिंग एक्सल अक्सर यात्री वाहनों और हल्के ट्रकों में पाए जाते हैं। चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बेरिंग लगी होती हैं ये एक्सल शाफ्ट और ये एक्सल केसिंग की ये बीच में लगी होती हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। पूरी तरह से फ्लोटिंग एक्सल यानी फुल फ्लोटिंग एक्सल, पूरी तरह से फ्लोटिंग एक्सल डिजाइन अधिक मजबूत है। इस सेटअप में एक्सल शाफ्ट का मुख्य कार्य पहियों तक टॉर्क पहुंचाना है। वजन उठाने की जिम्मेदारी अलग बेरिंगों के एक समूह द्वारा निभाई जाती है, जिससे एक्सल शाफ्ट को बिना वाहन के वजन के सहारे को प्रभावित किए हटाया जा सकता है। पूरी तरह से फ्लोटिंग एक्सल का उपयोग अक्सर भारी भरकम ट्रकों और कुछ ऑफ रोड वाहनों में किया जाता है, जो अधिक वजन उठाने की क्षमता और आसान रखरखाव प्रदान करते हैं। देखने में कुछ देखिए, अब बेरिंग कहाँ पर लगी हुई, ये देखिए आप बेरिंग एक्सल शाफ्ट और ये आपका इसके बाहर ये जो व्हील हब है इसके बीच में देखिए ये आपकी बेरिंग्स ये लगी हुई हैं। तो इस तरीके से ये बेरिंग के लगने के स्थान बदलने की वजह से हम इनको सेमी फ्लोटिंग या फुल फ्लोटिंग टाइप हम कह सकते हैं। तो ये आपने कौन सा पढ़ा है, फुल फ्लोटिंग एक्सल।
तीसरा और होता है 3/4 फ्लोटिंग एक्सल, 3/4 फ्लोटिंग एक्सल। तो ये असल में कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। लेकिन ये इससे अगर हम समझें तो ये दोनों की यानी सेमी फ्लोटिंग टाइप और फुल फ्लोटिंग टाइप के दोनों के जो लाभ हैं उनको जोड़ता है, या कहें तो बीच का रास्ता प्रशस्त करता है। तो 3/4 फ्लोटिंग एक्सल प्रकारों के लिए मानक वर्गीकरण नहीं, हालांकि ऐसे सिस्टम का संदर्भ हो सकता है जो आधा फ्लोटिंग और पूरी तरह से फ्लोटिंग डिजाइनों के बीच में आता हो, तो उसको हम कहते हैं 3/4 फ्लोटिंग एक्सल। इसमें दोनों की कुछ विशेषताएं शामिल होती हैं। ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि शब्दावली हर जगह हो सकता है ना मानी जाए, ये डिपेंड करता है विशिष्ट एक्सल डिजाइन निर्माताओं और अनुप्रयोगों के बीच भिन्न अलग अलग हो सकती है। कुछ देखने में चित्र कुछ इस तरीके का होता है, आप बना लीजिए। एक्सल शाफ्ट है, एक्सल केसिंग, एक्सल हाउस बेरिंग कुछ इस तरीके से यहाँ लगी होती हैं और काम करती हैं, तो इसको हम कहते हैं 3/4, इसमें 3/4 फ्लोटिंग एक्सल इसको हम बोलते हैं। तो ये तीनों प्रकार हमने पढ़े। अब ये लास्ट का सेक्शन है 2.4, ये व्हील्स एंड टायर्स के बारे में है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ व्हील्स, टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर्स यूज्ड इन इंडियन व्हीकल्स, टो इन, टो आउट, कैम्बर, कैस्टर, किंग पिन, इंक्लिनेशन, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग टायर लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहिया और टायर आप सभी जानते हैं, बाइक सभी चलाते हैं, नहीं भी चलाते होंगे तो देखते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग जानते हैं। टायर भी जानते हैं सब लोग, पहिया भी जानते हैं, और कारों को भी आपने चलाते या और वाहनों को चलाया होगा या चलते देखा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो बहुत ही सरल चीज़ें हैं। ऑटोमोबाइल के पहिए वाहन को ज़मीन पर रखने और गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहियों के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, डिस्क व्हील, वायर्ड व्हील और कास्ट व्हील होते हैं। पहला हम बात करें डिस्क व्हील। आजकल जितने भी वाहन होते हैं जनरली आप देखते होंगे तो डिस्क मतलब होता है चकती, वृत्ताकार चकती होती है जिसमें हो सकता है छेद या इस तरीके की डिजाइन बनी हो। कोई भी आप कार देख लीजिए, आते जाते आपको दिख जाएंगे, उनमें जनरली डिस्क व्हील ही प्रयोग की जाती है, चाहे कार हो चाहे बड़े वाहन हो, डिस्क व्हील का प्रयोग बहुतायत से इसमें किया जाता है। इस तरीके से आप डिस्क व्हील, कोई भी आप वैन ले लीजिए तो डिस्क व्हील एक प्रकार का पहिया है जिसमें एक ठोस एकल टुकड़ा डिस्क होता है जो टायर को पकड़ता है। डिस्क व्हील आमतौर पर हल्के और मजबूत होते हैं, वे स्टील के एलॉय पदार्थ यानी कि मिश्र धातुओं के या कार्बन फाइबर से बने हो सकते हैं। लाभ इसके क्या होते हैं? हल्के होते हैं जिससे वाहन की ईंधन दक्षता में सुधार होता है, मजबूत होते हैं और टूटने का खतरा कम होता है, स्टाइलिश भी दिखते हैं। अलाभ क्या है? स्टील रिम वाले पहियों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं और संशोधित वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। निर्माण इनका कैसे किया जाता है? एक ठोस एकल टुकड़ा डिस्क को एक फॉर्मिंग मशीन पर बनाया जाता है, डिस्क को एक ग्राइंडिंग मशीन पर पॉलिश किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो डिस्क को एक पेंटिंग या कोटिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर टायर को डिस्क पर लगाया जाता है। ये प्रोसेस है इसकी निर्माण की यानी कंस्ट्रक्शन की। उपयोग डिस्क व्हील आमतौर पर हल्के वाहनों, कारों और मोटरसाइकिलों में उपयोग किए, कुछ भारी वाहनों जैसे ट्रकों और बसों में भी उपयोग किए जा सकते हैं और उपयोग किए जाते हैं। अब है वायर्ड व्हील जिसको हम सामान्य तिल्ली वाले पहिए जिसको कहते हैं, जैसे साइकिल में जो पहिए होते हैं, तो बाइक में भी पहले जब ये आजकल जो एलॉय व्हील आने लगे हैं इसके पहले आप देखिए तो इस तरीके से वायर लगे हुए पहिए ही बाइक्स में इस्तेमाल होते थे, तिल्ली वाले जो साइकिल्स में जिस तरह से होते हैं। तो ये अब आजकल कम यूज होते हैं। तो वायर्ड व्हील क्या है? ये तिल्ली वाले पहिए मतलब तारों वाले पहिए इनको बोलते हैं। वायर्ड व्हील एक प्रकार का जिसमें धातु के रिम के चारों ओर धातु से बने तारों की एक जाली होती है। वायर्ड व्हील आमतौर पर सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं, लेकिन भारी और कम स्टाइलिश हो सकते हैं। लाभ इसके क्या हैं? ये सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और आसानी से मरम्मत किए जा सकते हैं। अलाभ इनके क्या है? एक तो भारी होते हैं, कम स्टाइलिश होते हैं, आजकल देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और उच्च गति पर ये कम कुशल हो सकते हैं। निर्माण एक धातु के रिम को बनाया जाता है सबसे पहले, फिर धातु के तारों को रिम के चारों ओर तार की जाली बनाने के लिए बुना जाता है, और फिर जाली को रिम से जोड़ दिया जाता है, और फिर टायर को जाली पर लगाया जाता है। इस तरह से ये इसकी कंस्ट्रक्शन या निर्माण किया जाता है। वायर्ड व्हील आमतौर पर पुराने वाहनों और ऑफ रोड वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। पुराने वाहनों में आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन अब आजकल जो भी वाहन, चाहे 2 पहिया वाहन जो बाइक्स भी आ रही हैं, उनमें भी एलॉय व्हील्स आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम होता है। कास्ट व्हील्स आप देखिए, कास्ट व्हील मतलब जिनको कास्टिंग के द्वारा बनाया जाए। ये देखिए आजकल जितने भी बहुत महंगे वाहन जो आ रहे हैं या बहुत अच्छे होते, देखने में बहुत सुंदर, स्टाइलिश और बहुत लाइट वेट होते हैं, इनकी शाइनिंग देखते ही बनती है, इनका प्रयोग किया जाता है। इनको कहते हैं कास्ट व्हील, यानी इनकी कास्टिंग करके इनको बनाया जाता है। इस तरीके से अगर आप देखें ये पहिए होते हैं, इनको मैग्नीशियम एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय इत्यादि से बनाया जाता है। कास्ट व्हील एक प्रकार का पहिया है जिसमें एक ठोस एकल टुकड़ा रिम होता है जो कास्टिंग यानी ढलाई प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है।
कास्ट व्हील आमतौर पर हल्के होते हैं, मजबूत और स्टाइलिश होते हैं, लेकिन वे स्टील रिम वाले पहियों की तुलना में अधिक महंगे, अब महंगे तो पड़ेंगे ही, एल्युमिनियम मैग्नीशियम एलॉय एल्युमिनियम और एलॉय के बने होते हैं, महंगे पड़ते हैं, लेकिन बहुत स्टाइलिश होते हैं, मजबूत होते हैं और लाइट वेट होते हैं। कास्ट व्हील के लाभों की बात करें तो वही ऊपर बताए, हल्के होते हैं, वाहन की ईंधन दक्षता में सुधार होता है, मजबूत होते हैं, टूटने का खतरा कम होता है और स्टाइलिश दिखते हैं। अब बात आते हैं पहियों के बाद टायर के प्रकारों की। टायर आप सभी जानते हैं, हम लोग बाइक में टायर होते हैं, साइकिल में टायर होते हैं, और कारों में, ट्रकों में, सब में हम लोग टायर इस्तेमाल करते हैं। तो टायरों का वर्गीकरण करें तो ठोस टायर होते हैं, ये ऐसे टायर होते हैं जिनमें हवा नहीं भरी जाती है। दूसरा वायवीय टायर होते हैं, नाम से पता चला जिनमें वायु या हवा भरी जाती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ट्यूब वाले टायर, ट्यूबलेस टायर, ये भी आप सभी जानते हैं। आजकल बाइक में भी ट्यूबलेस टायर आने लगे हैं। पहले ट्यूब वाले टायर, अंदर ट्यूब पड़ी रहती है, पंचर हो जाती है तो ट्यूब को निकाल के पंक्चर बनाया जाता है। ट्यूबलेस टायर में टायर को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे डायरेक्ट पंचर बना दिया जाता है, आपने कभी बनते देखा हो। इसके अलावा बुलेट प्रूफ टायर भी होते हैं और द्रव भरे टायर भी होते हैं। तो पहले ठोस टायर की बात करें, नाम से पता चल रहा है टायर बिल्कुल ठोस होते हैं, जैसे खिलौनों में टायर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की साइकिल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे जो चलाते हैं उनमें हवा भरने का सिस्टम नहीं होता, जो बहुत छोटी साइकिल्स होती हैं जो बच्चों के चलाने के लिए आती हैं। ठोस टायर लगे होते हैं, वो अपना आराम से हवा भरने का सिस्टम नहीं होता है, वो अपने चलाते रहते हैं। या फिर बहुत बड़े वाहन जो रफ एंड टफ कंडीशन में चलना होता है उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनकी इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये ठोस टायर एक प्रकार के टायर हैं जिनमें कोई हवा नहीं होती है, वे आमतौर पर भारी वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं या छोटे टॉय जो व्हीकल्स होते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। ठोस टायरों में निम्नलिखित विशेषता होती है, पंक्चर प्रूफ होते हैं, ठोस है, हवा का चक्कर नहीं तो पंक्चर होने का डर ही नहीं, टिकाऊ होते हैं और कम रखरखाव वाले होते हैं, यानी रखरखाव की ज़्यादा उनमें दिक्कत नहीं होती है। वायवीय टायर, नाम से पता चल, न्यूमेटिक वायर मतलब जिनमें संपीड़ित वायु या हवा भरी जाती है। तो वायु टायर ऐसे टायर हैं जिनमें हवा भरी होती है, विशेष तौर से संपीड़ित हवा भरी होती है, ऐसा लिखना चाहिए। वे सबसे आम प्रकार के टायर हैं और सभी प्रकार के वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। आजकल जितने भी वाहन देखिए सभी वायवीय टायर ही होते हैं, वायु उनमें सभी में संपीड़ित वायु भरी जाती है, आपने देखा होगा कंप्रेसर से लगा करके सब में हवा भरते हैं। तो ये अधिक कुशनिंग प्रदान करते हैं, अच्छी ग्रिप प्रदान करते हैं, कम रोलिंग प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ट्यूब वाले होते हैं, बिना ट्यूब वाले होते हैं, जिसको ट्यूबलेस कहते हैं। तो ट्यूब वाले टायर में, ट्यूब वाले टायर एक प्रकार के वायवीय टायर हैं जिनमें हवा को टायर के अंदर रखने के लिए ट्यूब पड़ी होती है। ट्यूब वाले टायरों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, एक तो ये कम खर्चीले होते हैं और इनकी मरम्मत करना आसान होता है। ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं, नाम से पता है इनमें ट्यूब नहीं होती है। ट्यूबलेस टायर एक प्रकार के वायवीय टायर तो हैं, हवा तो भरी जाती है, इनमें हवा को टायर के अंदर रखने के लिए कोई ट्यूब नहीं होती है। ट्यूबलेस टायरों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ये ट्यूब वाले टायरों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं और ये अधिक कुशल भी होते हैं। तीसरा है आपका बुलेट प्रूफ टायर। बुलेट प्रूफ आप सभी जानते हैं कि बुलेट यानी गोली मार दो तो कोई असर ना हो। तो जैसे मिलिट्री के जो वाहन होते हैं, जैसे लड़ाई चल रही है तो गोलियां चल रही हैं तो उनमें कोई असर ना हो, इसलिए बुलेट प्रूफ टायर या सुरक्षा जो वाहन होते हैं उनके जो टायर हैं वो बुलेट प्रूफ टायर बनाए जाते हैं कि गोली भी अगर लग जाए तो वो टायरों पर कोई असर ना हो और वो वाहन चलते रहें। तो बुलेट प्रूफ टायर एक प्रकार के टायर हैं जो बुलेट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वे आमतौर पर सैन्य वाहनों और सुरक्षा वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। बुलेट प्रूफ टायरों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, वे कठोर और टिकाऊ होते हैं। ये बुलेट को प्रहार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, यानी बुलेट आप मार देंगे तो भी वो पंक्चर नहीं होंगे, ना उन पर कोई असर पड़ेगा। द्रव भरे टायर, लिक्विड फिल टायर, आजकल कुछ टायर आते हैं जिनमें लिक्विड भी फिल किया जाता है तो उनको लिक्विड फिल टायर भी कहते हैं। तो द्रव भरे टायर ऐसे टायर हैं जिनमें हवा के बजाय तरल पदार्थ भर दिया जाता है। वे आमतौर पर ऑफ रोड वाहनों मतलब ऊबड़ खाबड़ या रेगिस्तान जैसे उसमें चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। द्रव भरे टायरों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, पंक्चर प्रूफ होते हैं, ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए अच्छी ग्रिप प्रदान करते हैं। अब बात आती है टायरों के चयन की कि किस आधार पर टायर चयन करते हैं। टायरों का चयन करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है, जैसे वाहन का प्रकार कौन सा है, बड़ा वाहन है कि छोटा वाहन है, चलाना कहाँ है। तो विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के टायर उपयुक्त होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कार के लिए उच्च प्रदर्शन वाले टायर की आवश्यकता होगी, जबकि एक परिवार के वाहन के लिए मान ली फैमिली कोई व्हीकल है तो आरामदायक टायर की आवश्यकता होगी। तो उसी हिसाब से टायर सेलेक्ट किया। वाहन का आकार कैसा है, टायर का आकार वाहन के आकार के अनुरूप होना चाहिए, उसी हिसाब से टायर लगाए जाते हैं। वाहन के उपयोग, टायर का प्रयोग वाहन के उपयोग के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी एक शहरी वाहन के लिए अधिक आरामदायक टायर की आवश्यकता होगी, जबकि ऑफ रोड वाहन के लिए मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्तों और उस तरह रेगिस्तान वाली जगहों पर जाने के लिए मजबूत और टिकाऊ टायर की आवश्यकता होगी। टायरों की कीमत काफ़ी भिन्न हो सकती है, बजट भी एक महत्वपूर्ण वो है। टायरों के अलग अलग जिस हिसाब से आप टायर सेलेक्ट करेंगे, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम उनको चयन कर सकते हैं।
अब बात आती है टायर के आकार के, टायर साइज की। तो टायर का आकार आमतौर पर लैटिन अक्षरों संख्याओं के एक संयोजन द्वारा इंगित किया, जैसे 185/65 और R15। तो ये टायर का इसका मतलब 185 है, लेकिन ये टायर की चौड़ाई बताता है मिलीमीटर में। तो 185/65 लिखा है तो 185 मिलीमीटर टायर की चौड़ाई हो जाएगी। 65 क्या है? टायर की प्रोफाइल ऊंचाई टायर की चौड़ाई का प्रतिशत। यानी टायर की चौड़ाई 185 है तो उसका 65%, ये 65% ऑफ 185 mm, तो वो क्या है? टायर की प्रोफाइल ऊंचाई। और तीसरा आर लिखा है तो मतलब ये रेडियल प्लाई इसमें पड़ी हुई है, इसके निर्माण को इंगित करता है, रेडियल प्लाई निर्माण को इंगित करता है। R4 रेडियल टायर जो होते हैं। और 15 ये रिम का जो व्यास होता है वो बताता है इंच में। तो R15 का मतलब है कि रिम का जो व्यास है वो 15 इंच है। टायर का प्रकार, दो प्रकार के मुख्य टायर प्रयोग किए जाते हैं भारत में। रेडियल टायर्स होते हैं और एक होते हैं बायस टायर। रेडियल टायर्स नाम से पता चला, रेडियली मतलब इनमें टायर जो होते हैं रेडियली इस तरीके से पड़े होते हैं। तो ये रेडियल टायर सबसे आम प्रकार के टायर हैं। ये उच्च प्रदर्शन, स्थिरता और ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। उनके पास टायर के तार रेडियल रूप से होते हैं जो कठोरता और स्थायित्व प्रदान करते हैं। दूसरे बायस टायर जो होते हैं, बायस टायर रेडियल टायरों की तुलना में कम महंगे होते हैं, लेकिन वे कम प्रदर्शन और कम ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। उनके पास टायर के तार एक कोण पर होते हैं जो उन्हें कम टिकाऊ बनाते हैं। अब टायर विनिर्देश यानी टायर स्पेसिफिकेशन को अगर हम देखें तो इस चित्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। टायर स्पेसिफिकेशन जैसे सबसे पहले 205/75R। तो 205 क्या है? क्रॉस सेक्शनल विड्थ है। ये देखिए, ये टायर बना है तो ये क्रॉस सेक्शनल विड्थ जो चौड़ाई, तो क्रॉस सेक्शन की विड्थ यानी चौड़ाई ये 205 है। उसके बाद /75R लिखा है। 75 होता है आपका एस्पेक्ट रेशियो। R है रेडियल कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया तो गुणे में 15 लिखा है। रिम डायमीटर बताता है इंच में, तो 15 इंच का रिम डायमीटर है। R मतलब रेडियल कंस्ट्रक्शन है। इसके पहले जो लिखा था 75 वो एस्पेक्ट रेशियो बताता। अब दो और होते 92 और H। 92 बताता है लोड रेटिंग को और H बताता है स्पीड रेटिंग को कि कितनी स्पीड में इस टायर को मैक्सिमम स्पीड में चलाया जा सकता है। लोड रेटिंग मतलब 92 है तो कितने भार को ये सहन कर सकता है, ये स्पेसिफिकेशन टायर का है। तो उसको आप देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल विड्थ है, क्रॉस सेक्शनल हाइट है। इन्फ्लेटेड टायर मतलब हवा वाला टायर है। ये क्रॉस सेक्शनल हाइट H और ये क्रॉस सेक्शनल विड्थ W से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूरा है 205। इसको आप ध्यान रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, बस हो जाएगा। और ये आपने इसको देख करके समझ लिया है। तो 205/75R का मतलब गुणे 15 और 92 H का मतलब 205 क्या है? क्रॉस सेक्शनल विड्थ है। 75 एस्पेक्ट रेशियो है। R रेडियल कंस्ट्रक्शन है। गुणे 15 जो लिखा है वो रिम डायमीटर है, इंच में 15 इंच का है। 92 ये लोड रेटिंग को बताता है और H बताता है स्पीड रेटिंग को। तो ये लोड इंडेक्स जो ऊपर आपने देखा, तो लोड इंडेक्स एक संख्यात्मक कोड है जो इंगित करता है कि टायर कितना वजन सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे इंडेक्स, लोड इंडेक्स 92 जो ऊपर लिखा तो 670 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसी तरीके से स्पीड इंडेक्स होता है, जैसे H लिखा था तो स्पीड इंडेक्स एक अक्षर कोड है जो इंगित करता है कि टायर कितनी तेजी से सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पीड इंडेक्स H यदि है तो इसका अर्थ है कि टायर 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए रेट किया गया, यानी 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक आप सुरक्षित रूप से इसको चला सकते हैं या दौड़ा सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आ रहे हैं जो कि परीक्षाओं में और आगे के नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत नॉलेज इनमें बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको समझिएगा। सबसे पहले है टो। तो टो दो प्रकार का होता है, टो इन और टो आउट। टो इन क्या होता है? टो इन का अर्थ है कि टायर के सामने के हिस्से को अंदर की ओर झुकाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखिएगा, आप किसी वाहन के सामने खड़े होइएगा। वाहन के सामने का सबसे तरीका है कि एक ट्रैक्टर को आप ध्यान से देखिएगा। ट्रैक्टर के जो आगे के पहिए हैं, जब आप उसके सामने खड़े हो, क्योंकि उसके पहिए खुले होते हैं, तो टो इन और टो आउट उसमें आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो उसके जो आगे के पहिए होते हैं, बिल्कुल आप देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट ना हो करके या तो अंदर की तरफ ऐसे झुके होंगे या तो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ तो कम देखने को मिलते हैं, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ झुके होंगे। देखिए, ये फ्रंट ऑफ द कार है, कार का, या आप ट्रैक्टर का सामने ले लो, आप सामने खड़े होइए तो ये जो पहिए हैं दोनों अंदर की तरफ आपको इस तरीके से झुके हुए दिखाई देंगे, ऐसे नीचे से। तो ये फ्रंट से जब आप खड़े होकर, तो ये आपको कार के फ्रंट में या ट्रैक्टर के फ्रंट में कि किसी भी वाहन के फ्रंट में खड़े होकर के देखना है और देखना है कि वो अंदर की तरफ झुके हैं कि वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं। तो इसको कहते हैं टो इन। तो टो इन का उपयोग वाहन के गतिशीलता नियंत्रण में सुधार के लिए किया जाता है। टायरों को अधिक कसकर साथ रखता है जिससे वाहन को सीधा चलने में मदद मिलती है। टो इन का उपयोग अक्सर स्पोर्ट्स कारों और उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों में किया जाता है। तो टो इन आपका क्या है? टो इन देखिए, फिर से लिख लीजिए। टो इन का अर्थ है कि टायर के सामने के हिस्से को अंदर की ओर झुकाया गया है, यानी अंदर उसको टिल्ट किया गया है। दोनों टायरों को देखना है आपको ध्यान से। ये देखिए, फ्रंट ये है और इस तरीके से अंदर की साइड इनको रखा गया है।
टो आउट होगा जब बाहर की तरफ रखा गया है। तो टो आउट का अर्थ है कि टायर के सामने के हिस्से को बाहर की ओर झुकाया गया है, यानी बाहर की तरफ झुका दिया, मतलब जिसको हम कहते हैं फैल गया या पसर गया, जैसे हम देहाती भाषा में बोलने लगते हैं टायर फैल गया या टायर पसर गया। तो बाहर की तरफ अगर सामने से देखेंगे, बाहर की तरफ अगर दोनों टायर फैले हुए हैं इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे बाहर फैले दोनों, तो ये फ्रंट आपको देखना है फ्रंट से। तो ट्रैक्टर में अगर देखेंगे तो ये आपको टो इन टो आउट तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये रेसिंग कार है, तो ये देखिए बाहर की तरफ फैले हुए हैं, आप देखिए, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, टो आउट है, यानी इसके पसरे हुए या फैले हुए हैं दोनों टायर फ्रंट से देखने पे, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें टो आउट प्रदान किया गया है। तो टो आउट का उपयोग अक्सर ऑफ रोड वाहनों में किया जाता है, यानी जो मेन सड़क से हट करके चलते हैं, ऊंची खाली सड़क में, ऊबड़ खाबड़ सड़क में, तो यह टायरों को अधिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वे कठिन सतहों पर अधिक कुशलता से चल सकते हैं। अब ये टो इन टो आउट देख लीजिए आप ध्यान से, ये है फ्रंट आपका कार का या ट्रैक्टर का कोई वाहन, ट्रैक्टर का उदाहरण इसलिए दिख रहा हूँ कि उसके टायर आगे के खुले होते हैं, तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टो इन है जब अंदर की साइड झुके हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कैम्बर। इसको कैम्बर कोण भी कहा जाता है। तो ऑटोमोबाइल में कैम्बर वह कोण है जो वाहन को सामने से देखने पर टायर के केंद्र रेखा यानी टायर की सेंटर लाइन और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच बनता है। यह लगभग 1 डिग्री से 2 डिग्री हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये टायर है, एक टायर को आपको देखना है किसी को भी, ये टायर की सेंटर लाइन है, ये टायर कोई भी है तो उसका सेंटर लाइन होगी, और ऊर्ध्वाधर आपको पता है कि परफेक्टली ऊर्ध्वाधर है। तो यदि वो टायर की सेंटर लाइन ऊर्ध्वाधर के साथ मैच करता है तो देखिए 0 डिग्री कैम्बर होगा। यदि टायर इस तरफ झुकता है तो सेंटर लाइन उसकी इस तरह से हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव कैम्बर हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ जब टायर झुक जाएगा तो वो पॉजिटिव कैम्बर होगा, और अगर टायर अंदर की तरफ झुक जाएगा तो वो नेगेटिव कैम्बर होगा। तो आप समझ गए, ऑटोमोबाइल में कैम्बर पहियों के झुकाव को संदर्भित करता है, जिसे वाहन के आगे या पीछे से देखने पर ऊर्ध्वाधर अक्ष के संबंध में मापा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के आपको देखना है, ऊर्ध्वाधर अक्ष से यदि जो टायर है वो परफेक्टली वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर है, तो वो उसकी जो केंद्र रेखा है टायर की वो मैच करेगी ऊर्ध्वाधर के साथ, तो 0 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैम्बर कितना है, 0 डिग्री। यदि वो टायर बाहर की तरफ झुक जाता है तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव कैम्बर। ये देखिए आप, ये देखिए बाहर की तरफ झुक गया, ये टायर बाहर आ गया, तो उसकी सेंटर रेखा के बीच और ये ऊर्ध्वाधर के बीच कोण बन गया। लेकिन यही अगर टायर अंदर की तरफ झुक जाए तो इसकी सेंटर लाइन और ये ऊर्ध्वाधर और इसकी जो टायर की सेंटर लाइन के बीच जो कोण बन जाएगा वो कहलाएगा नेगेटिव कैम्बर। तो इस प्रकार से हम कैम्बर के 3 प्रकार हो सकते हैं, जो कि आपको इसमें भी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर और 0 कैम्बर, 0 डिग्री कैम्बर। तो ये देखिए, ये ऊर्ध्वाधर है आपका, ये ऊर्ध्वाधर ट्रू वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये टायर जब बाहर की तरफ झुक गया तो टायर की सेंटर लाइन आपकी ये हो गई, तो ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा पॉजिटिव कैम्बर। इसी तरीके से जो ट्रू वर्टिकल लाइन है वो आपकी यही है जो इसमें अभी दिख रही थी। ये टायर जब अंदर की तरफ झुक गया तो देखिए ये इस तरीके से जो कोण बना टायर की सेंटर लाइन यानी इसकी टायर की केंद्र रेखा की और ऊर्ध्वाधर के बीच में, तो ये कहलाएगा नेगेटिव कैम्बर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पॉजिटिव कैम्बर क्या है, जब पहियों के ऊपरी हिस्से बाहर की ओर झुके होते हैं तो इसे पॉजिटिव कैम्बर कहा जाता है। यह विन्यास स्थिरता को बढ़ा सकता है और खासकर मोड़ने के दौरान। नेगेटिव कैम्बर क्या होता है, जब पहियों के ऊपरी हिस्से अंदर की ओर झुक जाते हैं तो इसे नेगेटिव कैम्बर कहा जाता है। ये सेटअप, हैंडलिंग और कॉर्नरिंग प्रदर्शन में सुधार कर सकता है, लेकिन अंदर के टायरों को जल्दी घिसने का कारण भी हो सकता है। और एक 0 कैम्बर कब होगा, जब टायर पूरी तरह से लंबवत होगा, यानी उसकी जो सेंटर लाइन या केंद्र रेखा है ऊर्ध्वाधर के साथ मैच करेगी तो 0 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, यदि पहिए पूरी तरह से लंबवत हैं तो ये 0 कैम्बर है। यह एक तटस्थ सेटिंग है और इसका उपयोग अक्सर नियंत्रित ड्राइविंग परिस्थितियों के लिए किया जाता है। तो आपने कैम्बर देखा या कैम्बर कोण, हम इसको कह सकते हैं 3 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर और या फिर आपका 0 कैम्बर। कैम्बर का महत्व क्या है, कैम्बर वाहन के सीधे चलने और मोड़ने में मदद करता है या टायरों के घिसने को प्रभावित करता है। ये वाहन को स्थिरता प्रदान करता है या उसकी स्थिरता में सुधार करता है। अगला इसी तरीके से होता है कैस्टर, या इसको हम कैस्टर कोण भी कह सकते हैं या कैस्टर एंगल बोला जाता है। ये कैस्टर के बारे में जानने के लिए आपको वाहन के साइड में आना पड़ेगा। अभी हम कैम्बर की जब बात कर रहे थे या टो इन टो आउट की, तो वाहन के सामने हम उसको देख रहे थे, लेकिन अब कैस्टर की बात करना है तो कैस्टर कोण है लेकिन आपको साइड से देखने में समझ में आएगा। तो कैस्टर एक कोण है जो वाहन के साइड से देखने पर स्टीयरिंग अक्ष के झुकाव को प्रदर्शित करता है। ये देखिए वाहन के आप बगल में है, ये काइट का सार है, ये काइट का साइड है, साइड से आप इसको देख रहे हैं। तो ये स्टीयरिंग का अक्ष मान लीजिए ये है, देखिए झुका हुआ है, ये वर्टिकल ये है।
अगर ये झुका हुआ नहीं है, सीधे इसी के साइड है, तो 0 डिग्री होगा कैस्टर। यदि झुका हुआ है पीछे की तरफ, वाहन मान लीजिए इस दिशा में जाना है, झुका पीछे की ओर है, तो पॉजिटिव कैस्टर होगा। यदि जिस दिशा में वाहन जा रहा है उसी की दिशा में झुका है तो नेगेटिव कैस्टर होगा। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये 3 चित्र और बिल्कुल क्लियर कर देंगे। वाहन आपका ये फ्रंट है और वाहन आपका इस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये जब ये अक्ष बिल्कुल परफेक्टली ऊर्ध्वाधर के साथ मैच कर रही है वर्टिकल के साथ, तो 0 डिग्री कैस्टर होगा। यदि वाहन की चलने की दिशा ये है और ये पीछे की तरफ झुका है, ये अक्ष देखिए आप देखिए, तो ये पॉजिटिव कैस्टर होगा। और ये वाहन के चलने की दिशा की आगे की तरफ झुक गया है, ये देखिए इस तरफ आ गया, तो ये होगा आपका नेगेटिव कैम्बर। तो इस तरीके से कैस्टर ये आपका पॉजिटिव कैस्टर, ये 0 डिग्री कैस्टर और ये आपका नेगेटिव कैस्टर। तो ये साइड से देखने पर आपको ये कैस्टर एंगल समझ में आएगा। तो कैस्टर एक कोण है जो वाहन के साइड से देखने पर स्टीयरिंग अक्ष के झुकाव को प्रदर्शित कर। तो स्टीयरिंग अक्ष ये आपको देखना है, ये वाहन चलने की दिशा के यदि पीछे की तरफ झुकी हुई है तो उसको पॉजिटिव कैस्टर कहेंगे। यदि ये वाहन चलने की दिशा के आगे की ओर झुकी हुई है, वाहन इस दिशा में चल रहा है और आगे की तरफ झुक गई है, तो ये नेगेटिव कैस्टर। और यदि परफेक्टली वर्टिकल है, यही यदि स्टीयरिंग अक्ष परफेक्टली वर्टिकल होगी, ऊर्ध्वाधर के साथ मैच करेगी, तो 0 डिग्री होगा, कोई कोण नहीं बनेगा। ये इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, ये फ्रंट है, वाहन के चलने की दिशा है। इसमें देखिए परफेक्टली वर्टिकल है, तो इसमें देखिए स्टीयरिंग अक्ष, तो ये 0 डिग्री है कैस्टर। ये देखिए जब वाहन के चलने की पीछे की तरफ ये झुक गया, पीछे साइड आ गया, तो पॉजिटिव कैस्टर। और ये देखिए वाहन चलने की दिशा की यदि आगे की तरफ आ गया है तो वो नेगेटिव कैस्टर। इस तरह से ये चित्र जरूर स्क्रीनशॉट करके बना लीजिए, इससे पूरा आपको क्लियर है। तो कैस्टर ये वाहन की स्थिरता और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैस्टर के प्रकार वही 3 जो प्रकार ऊपर बात की वही लिख देना, पॉजिटिव कैस्टर, नेगेटिव कैस्टर और 0 कैस्टर। तो ये स्टीयरिंग अच्छा पीछे की ओर झुकता है यात्रा की दिशा से दूर, तो पॉजिटिव कैस्टर कहलाता है। पॉजिटिव कैस्टर उच्च गति पर स्थिरता प्रदान करता है और एक मोड़ के बाद पहियों को सीधा करने में मदद करता है। नेगेटिव कैस्टर क्या होता है, स्टीयरिंग अक्ष आगे की ओर झुकता है, अभी चित्र में दिखा है यात्रा की दिशा की ओर, तो उसको कहेंगे नेगेटिव कैस्टर। नेगेटिव कैस्टर स्टीयरिंग को हल्का और अधिक रिस्पॉन्सिव बना सकता है, खासकर कम गति पर। और 0 कैस्टर होता है यदि स्टीयरिंग अक्ष लंबवत है, बिल्कुल, तो लंबवत के साथ कोई कोण नहीं बनेगा, 0 रहेगा, तो ये 0 कैस्टर है। यह एक तटस्थ सेटिंग है और ये पॉजिटिव कैस्टर के समान स्थिरता लाभ प्रदान नहीं करता है। कैस्टर का क्या महत्व है, कैस्टर वाहन के सीधे चलने और मोड़ने में मदद करता है। यह स्टीयरिंग अनुभव को प्रभावित कर सकता है, यह उच्च गति पर स्थिरता में सुधार कर सकता है। अब बात आती है किंग पिन झुकाव, किंग पिन इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लाइन मतलब होता है झुका हुआ होना, नत किसी कोण पर होना। अब ये किंग पिन क्या होता है, तो किंग पिन क्या होता है, फ्रंट सस्पेंशन में, मतलब आगे वाला जो सस्पेंशन होता है उसमें एक धुरी बिंदु है जो धुरी यानी एक्सल को चेसिस से जोड़ता है और स्टीयरिंग के लिए सामने के पहियों को घुमाने की अनुमति देता है, उसको कहते हैं किंग पिन। तो किंग पिन का जो झुकाव या कोण होता है उसको कहते हैं किंग पिन झुकाव या किंग पिन इंक्लिनेशन। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहिया है आपका, ये वर्टिकल लाइन है। किंग पिन देखिए, ये किंग पिन सेंटर लाइन, ये किंग पिन लगी हुई है, उसके यहाँ से ये सेंटर लाइन हमने डाली, तो ये देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बना रहा है यही कहलाता है किंग पिन इंक्लिनेशन। ये देखिए एक सिंपल चित्र बना करके ये साइड में बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये देखिए ये आपका पहिया है, पहिया से कोई मतलब नहीं, आपको किंग पिन को देखना है। ये किंग पिन है, किंग पिन की ये सेंटर लाइन गई और ये ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण बना रही है उसको हम कहेंगे किंग पिन इंक्लिनेशन या किंग पिन झुकाव कोण। ये चित्र बना करके आसानी से आप समझ सकते हैं। तो किंग पिन झुकाव वह कोण है जो वाहन को सामने से देखने पर किंग पिन के झुकाव और ऊर्ध्वाधर अक्ष के बीच होता है। तो किंग पिन का झुकाव देखना है ऊर्ध्वाधर के साथ कितना है, वही कहलाएगा किंग पिन झुकाव या किंग पिन इंक्लिनेशन। यह कोण आमतौर पर 7 डिग्री से 8 डिग्री तक रखा जाता है। किंग पिन झुकाव का कार्य क्या है, मोड़ों पर स्थिरता प्रदान करता है, स्टीयरिंग को अधिक आसान बनाता है और टायर के घिसने को कम करता है। अब बात आती है व्हील बैलेंसिंग एवं व्हील अलाइनमेंट की। तो दोनों अलग अलग टर्म है लेकिन दोनों बहुत जरूरी हैं। व्हील बैलेंसिंग का मतलब पहिया संतुलन, बैलेंसिंग मतलब संतुलन बनाना पहिए का, और व्हील अलाइनमेंट का मतलब पहिए का संरेखण करना, यानी उसको सही कोणों पर सेट करना। वो हम अभी देख लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल में पहिया संतुलन यानी व्हील बैलेंसिंग और पहिया संरेखण यानी व्हील अलाइनमेंट दो अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित रखरखाव प्रक्रियाएं हैं जो वाहन के प्रदर्शन और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
पहिया संतुलन की बात कर लेते हैं, व्हील बैलेंसिंग, मतलब इसमें पता चल रहा है कि पहिए को बैलेंस किया जाता है, यानी वो उसका जो भार वितरण है उसको एक समान किया जाता है। यही मतलब हुआ, कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा तो व्हील क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। लेकिन सभी जगह भार का वितरण यदि एक समान होगा तो वो व्हील हम कहेंगे बैलेंस्ड है। तो इसका पहिया संतुलन का उद्देश्य क्या है? संतुलन ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पहिए के आसपास भार का वितरण समान है, जिससे कंपन और असमान टायर घिसाव को रोका जा सके। अब देखिए ये प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है। पहिए को संतुलित करने के लिए छोटे काउंटर वेट्स यानी छोटे छोटे भार जोड़ दिए जाते हैं जहां पर असंतुलन होता है, जिससे भार वितरण में किसी भी विचलन की भरपाई हो जाती है। अब ये टायर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बैलेंस करने के लिए छोटा सा भार यहाँ पर अलग से जोड़ा गया है। तो आप अगर कोई टायर अब ध्यान से देखेंगे, इस तरीके का लगा देखे, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्या किया गया है, ये व्हील की बैलेंसिंग की गई है, यानी व्हील पहिए का संतुलन करने के लिए ये अलग से काउंटर वेट या अलग से एक भार को लगाया गया है। अब दूसरा बात आती है पहिया संरेखण की, यानी व्हील अलाइनमेंट की। तो संरेखण क्या है? निर्माता के विनिर्देशों, मतलब जो कंपनी बनाती है, जो ऑटोमोबाइल या वाहन बनाती है, वो एक पहले से निर्देशित कर देती है कि जो आपने टो इन टू आउट पढ़ा, जो आपने कैम्बर पढ़ा, कैस्टर पढ़ा, किंग पिन इंक्लिनेशन पढ़ा, तो वो बता देते हैं कि इतना इतना रखना है। अगर आपको परफेक्टली उसको अलाइन रखना है तो और उस पर इफिशियंसी दक्षता ज़्यादा प्राप्त करनी है, वाहन को अच्छे से चलाना है, तो इतना इतना डिग्री होना चाहिए। सब वाहनों के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो उसी को कहते हैं व्हील संरेखण या व्हील अलाइनमेंट। तो ये क्या है? संरेखण क्या है? निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार यानी स्पेसिफिकेशन के अनुसार पहियों के कोणों को समायोजित करने की प्रक्रिया है। यह उचित हैंडलिंग, टायर घिसाव और इष्टतम वाहन प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। तो पैरामीटर क्या? संरेखण में 3 मुख्य कोणों, कैम्बर ऊपर पढ़ा, कैस्टर कोण पढ़ा, और टो, यानी उसमें टो में भी 2 होते हैं, टो इन और टो आउट, इसको समायोजित करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए एक दूसरे के समानांतर और जमीन के लंबवत हों, इसलिए इनको, ये सारे कोणों को सही तरीके से समायोजित करना या सेट करना कहलाता है व्हील अलाइनमेंट या पहिया संरेखण। अब नया टॉपिक है टायर के जीवन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग टायर लाइफ। तो ये कई कारक हैं जो टायर के जीवन काल को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है टायर का मेंटेनेंस, यानी टायर रख रखाव, सही तरीके से हवा भराएं, रोटेशन, संरेखण सब नियमित तौर से अगर हम करें तो वो जीवन काल उसका बढ़ सकता है। हवा का दबाव सही रखना, उसमें एक कोई भी आप गाड़ी देखिए उसमें टायर के लिए लिखा रहता है कि आप इतनी इतनी, गर्मियों में इतनी हवा रखें, सर्दियों में इतनी हवा रखें, तो उसमें दिया रहता है। तो उसको आप अगर हवा का दबाव सही रखेंगे तो उसका जीवन काल क्या है, बढ़ जाएगा। तो कम हवा या ज़्यादा हवा भरने से असमान टायर घिसाव हो सकता है। तो इसलिए अनुशंसित हवा, मतलब जो रिकमेंड किया हो वही उसमें प्रेशर रखना चाहिए हमको हवा का। पहिया संरेखण, व्हील अलाइनमेंट हमको करते रहना चाहिए। गलत पहिया संरेखण असमान टायर घिसाव का कारण बन सकता है और उसका जीवन काल कम हो सकता है। ड्राइविंग, खराब आदतें, अचानक ब्रेक मार देना, बहुत तेज़ी से घुमा देना, उससे भी क्या होगी, खराब ड्राइविंग आदतों की वजह से भी टायर जल्दी घिस जाते हैं, इसलिए तेज़ ड्राइविंग से बचना चाहिए। सड़क की स्थिति, खराब सड़क होगी तो टायर जल्दी घिसेंगे, खराब होंगे। स्मूथ सड़क, अच्छी सड़क होगी, स्मूथ सड़क होगी तो टायर की जो जीवन काल है वो लंबा चलेगा। टायर की गुणवत्ता कैसी है, टायरों की गुणवत्ता और उनके समय काल को प्रभावित। अच्छी क्वालिटी का अगर टायर आप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा समय तक चलेगा, कम क्वालिटी का टायर इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी घिस जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लोड क्षमता क्या है, वाहन को ओवरलोड करने से टायरों पर अधिक भार पड़ता है और घिसाव उनका ज़्यादा होता है। तो जो रिकमेंडेड आपका लोड कैपेसिटी है वही रखना चाहिए ताकि टायर पर ज़्यादा अनावश्यक लोड ना पड़े। जलवायु, क्लाइमेट पर भी बहुत निर्भर करती है, अत्यधिक गर्मी ठंड दोनों टायर के रबर कंपाउंड को प्रभावित कर सकते हैं और भंडारण की स्थिति भी टायर के जीवन काल को प्रभावित कर सकती है। और है टायर रोटेशन, नियमित रूप से टायरों को घुमाने से उनका घिसाव समान रूप से बढ़ता है, जिससे पूरे सेट का जीवन काल बढ़ता है। तो इन कारकों पर अगर हम ध्यान दें और अच्छे ड्राइविंग और रखरखाव के तरीकों को अपनाएं तो हम टायरों के जीवन काल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं मेन हेडिंग। टायर के जीवन को यानी लाइफ को, टायर लाइफ को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स: टायर का रखरखाव, टायर मेंटेनेंस, हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर, पहिया संरेखण यानी व्हील अलाइनमेंट, ड्राइविंग आदतें यानी ड्राइविंग हैबिट्स, सड़क की स्थिति यानी रोड कंडीशन, टायर की गुणवत्ता यानी टायर क्वालिटी, लोड क्षमता यानी लोड कैपेसिटी, जलवायु यानी क्लाइमेट और टायर रोटेशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये टायर के जीवन काल को प्रभावित कर सकते हैं। सबका ध्यान रखेंगे तो टायर के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों पूरा सिलेबस हमने टॉपिक वाइज कवर किया। आपकी जो जिम्मेदारी है आपको करना है मेन पॉइंट्स नोट करते हुए सारे डायग्राम बना लेना है ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा हो और आगे भी यही नोट्स आपके रिवीजन के और हायर स्टडी में जब आप जाएंगे
तो यही कॉन्सेप्ट और नोट्स आपके काम आने वाले हैं, इसलिए इनको संभाल कर रखिएगा। परीक्षाओं हेतु आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।